रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना तथा इनकी जस्ट कंफर्म है। ओके ओके सर, ठीक है। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ कुशाग्रो, बोलिए। जी जी, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ओके ओके, ठीक। अच्छा, तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ये आज मतलब न्यू सेशन का फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसका एक और नाम है इक्विटी एंड डेरिवेटिव, सेम थिंग। इक्विटी एंड डेरिवेटिव मतलब इक्विटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, एज वेल एज इसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी कहा जाता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट इक्विटी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, दो नाम क्यों? नाम दो नहीं है, नाम एक ही है। नाम एक ही है, बस थोड़ा मतलब बोलने का तरीका अलग है। मतलब जो लोग एज ए ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं वो लोग इसको फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो फ्यूचर में ट्रेड करना या फिर फ्यूचर को लेके ट्रेड करना या उसके ऊपर बेस करके अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट करके ट्रेड करना, तो ये जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है ना, ये थोड़ा एडवांस पार्ट ऑब्वियसली। तो ये जो ट्रेडिंग का करंट कोर्स है इसको मैं नॉर्मली दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक टेक्निकल एनालिसिस सेक्टर, जिसमें मार्केट चार्ट, पैटर्न, ग्राफ, ठीक है, अलग अलग जो बड़े बड़े थ्योरीज, हाँ, बड़े बड़े लोगों का थ्योरीज लाइक एलियट वेव, डाउ, हाँ, चार्ल्स डाउ, इन लोगों का थ्योरीज को समझ के मार्केट के बारे में टेक्निकल पैरामीटर क्रिएट करना, एज वेल एज एंड टेक्निक। अब ट्रेडिंग का एक दूसरा पार्ट है जो थोड़ा एडवांस लेवल में एज ए ट्रेडर आपको और स्किलफुल भी बनाते हैं और पैसा कमाने का और बड़ा जरिया भी बनाता है, वो होता है सर ऑप्शन ट्रेडिंग एज वेल एज फ्यूचर ट्रेडिंग। तो बेसिकली ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इसी का एक दूसरा नाम है इक्विटी डेरिवेटिव। अब जो लोग मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में जॉब भी करना है, एज ए एनालिसिस एडवाइजर के तौर पे काम भी करना है, उनको बस एक छोटा सा काम करना होता है। सीखना सबको सेम है, चाहे आप एज ए ट्रेडर सीखो, चाहे आप एज ए मतलब इन्वेस्टर जो भी है, आप कुछ भी पर्पस के लिए सीखो, सीखना सबको सेम है। बट जिनको मार्केट में एज एन एडवाइजर काम करना है उनको बस सेबी का एग्जाम क्रैक करना है, बस बात फर्क बस इतना सा है। और उस सेबी के एग्जाम के लिए या एनएससी का एग्जाम के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का या एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का, उसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके लिए अलग से आपको मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चंस वगैरह दिया जाएगा, उससे सॉल्व करके आप एग्जाम पास करके सर्टिफिकेशन एज वेल एज लाइसेंस भी होता है, वो लाइसेंस लेके आप खुद का भी काम कर सकते हैं, किसी ब्रोकर के साथ भी काम कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है सबके पास। और मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज लाइक मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड, बहुत सारे हैं, जीरोधा से लेके आप स्टॉक से लेके सब कोई इन्हीं से काम कराते हैं। तो वो सब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको थोड़ा सा सिलेबस स्ट्रक्चर और क्या क्या पढ़ना है इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस कोर्स में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, फिर धीरे धीरे मेन टॉपिक में आ जाऊंगा। क्योंकि आज ये इक्विटी डेरिवेटिव का या फ्यूचर एंड ऑप्शंस का इस सेशंस का न्यू क्लास है, इसलिए थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। तो अच्छा, नाम इक्विटी डेरिवेटिव क्यों, ये एक सवाल है। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब जो है नहीं, जो फ्यूचर में हो सकता है, उसको डिराइव करना। जो आज नहीं है कल है, बात को समझे, जो आज नहीं है कल है, तो जो कल है उसको आज डिराइव करने का जो तरीका है उसे डेरिवेटिव या डिराइवेटिव बोलते हैं। डिराइव करना, तो एक न्यू वैल्यू को डिराइव करने का जो सोच है उसी को हम लोग इस फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लास में सीखेंगे। इसके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग को भी जानना है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज अ वेरी बेसिक पार्ट, बट फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर बेस करके ही ऑप्शंस आया है। फ्यूचर के ऊपर आप लोगों को स्क्रीन शेयर है ना, प्लीज मुझे थोड़ा बताइएगा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर है? जी दिख रहा है। ओके। तो कहने का मतलब है ये जो इक्विटी डेरिवेटिव है, मतलब मार्केट में जो इतना सारा कंपनीज लिस्टेड है सबको क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, है ना। इक्विटी मतलब कंपनी और उसका शेयर। तो बेसिकली इक्विटी का स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में जब हम लोग अपना शेयर होल्ड करते हैं तो हम कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इक्विटी का। तो इक्विटी बेसिकली ट्रू ओनर होता है। इक्विटी का जो शेयर होल्डिंग होता है, अगर आप रिलायंस का इक्विटी होल्ड करते हैं या आप आईटीसी का इक्विटी होल्ड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप इक्विटी मतलब या ट्रू ओनर हो गए आप, ठीक है।
अब उसका ट्रू ओनर हो गए। अब कोई क्या करता है, अब यहाँ पर तो हम शेयर होल्डिंग के बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग में बात करेंगे। तो शेयर ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट वही है, आप इक्विटी को लेके ट्रेड करना, इक्विटी बाय करना, इक्विटी सेल करना, या फिर वाइस वर्सा, सेल करना फिर बाय करना, दोनों होता है ना। शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। आगे आगे जिनको पता नहीं है, कुछ लोग हैं मुझे पता है जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं, कोई कोई है जो एकदम स्टार्ट करेगा, कुछ नहीं पता। तो हम लोग स्क्रैच से पढ़ेंगे सर। जिनको कुछ आता है उनके लिए भी सही, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी सही। हम लोग एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे, हम लोग कोई भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, एकदम बेसिक लेवल से एक एक बात एकदम चाणक्य के जमाने से स्टार्ट करेंगे। ये जो इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ये आज नहीं सर, ये बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना। आज से कम 2500 साल पहले, 2500 बीसी, मतलब 2500, मतलब ऐसा बोलना चाहिए 2500 साल पहले का बात है। मतलब अगर मैं बीसी बोलूं, मतलब बिफोर क्राइस्ट बोलूं, इट्स ऑलमोस्ट 365 बीसी। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में इसका इस्तेमाल होता था, जिसका प्रूफ हमारे देश में आज भी है। तो चाणक्य ये इक्विटी डेरिवेटिव को यूज करता था, बट इक्विटी के नाम से नहीं, कुछ और नाम से कमोडिटी डेरिवेटिव करता था, कमोडिटी डेरिवेटिव करता था, करेंसी डेरिवेटिव करता था। सर कैसे? आजकल मार्केट में ये भी टॉपिक है, इक्विटी डेरिवेटिव के जैसा करेंसी डेरिवेटिव भी होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव भी होता है, सब होता है। हर चीज को डिराइव किया जा सकता है। जो आज का वैल्यू नहीं पता हमें, कल क्या हो सकता है उसका वैल्यू डिराइव किया जा सकता है। अब ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता दूं। अब इक्विटी डेरिवेटिव अगर एनआईएसएम या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सिलेबस है, ठीक है, जिनको एग्जाम में बैठना है, सेबी का जो सिलेबस है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ये टॉपिक, सारा टॉपिक ही है जो एक्चुअली पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, नहीं तो मार्केट में आप कैसे काम करेंगे। जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव बताना है, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव बताना है, फिर आपको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में बताना है, जो आज मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये जो पूरा ऑप्शन मार्केट है ना, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मार्केट में चर्चा चलता है, ऑप्शंस, ऑप्शंस दिमाग खराब करके रखा है ऑप्शंस वाले ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस का खेल है, उसका खेल चालू होता है फॉरवर्ड से एंड फ्यूचर से। तो जिनको फॉरवर्ड या फ्यूचर नहीं पता, वो ऑप्शंस में कभी भी अपना बेस नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑप्शंस का बेस ही है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। तो पहले इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी टाइम जितना भी लगे, हमें इसको सीखना है, फॉरवर्ड और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। उसके बाद धीरे धीरे सबका जान, हाँ, सबका जान आन बान शान, हाँ, दिमाग खराब करने का सबसे बड़ा जगह और मार्केट का अर्निंग का सबसे बड़ा जगह, ठीक है। मार्केट पागल है किसके बारे में? ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सबसे हॉट एरिया है। वैसे हॉट एरिया को समझने के लिए आपको आगे पीछे का जो बेसिक्स एरिया है उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सिर्फ ऑप्शंस तो जानने से नहीं होगा, ऑप्शंस का ये सब देखिए, सेबी के सिलेबस में हर एक चीज को हल्का हल्का करके बोल के निकल गया है, बट हम लोग सीखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यही तो है जिसके बेसिस में मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के रेगुलर बेसिस में ट्रेडर कमाते हैं। और जिनको, जो मार्केट में जॉब करते हैं, एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, वो क्लाइंट को ट्रेड कराते हैं, ठीक है। तो आप क्लाइंट को ट्रेड कराओ या खुद का ट्रेडिंग करो, डजेंट मैटर, आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। और अगर आप एक एनालिस्ट के तौर पे भी काम करते हो, तो भी आपको स्ट्रेटेजी के बेसिस में ही डिसीजन लेना है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो स्ट्रेटेजी में तो समय देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चारा ही नहीं है। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी में समय लगेगा। इसके अलावा एग्जाम पर्पस के लिए थोड़ा बहुत कुछ, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इन द सेंस वही क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, मार्जिन के ऊपर क्या चीज चलता है, ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कुछ बातें, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब सेबी लॉ क्या बोलता है ऑप्शंस मार्केट, फ्यूचर मार्केट के बारे में, दैट्स ऑल। तो ये सब एरिया में उतना झमेला नहीं है, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा एग्जाम पर्पस में पढ़ना है। बाकी मेन जो एरिया है, मेन जो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करके हम लोगों को चलना है, एक है आपका इक्विटी डेरिवेटिव में फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा और एक समय लेने वाला जगह है सर, दैट इज ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा समय जाएगा क्योंकि इसी में तो पूरा खेल छुपा हुआ है।
ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग। तो पहले फ्यूचर समझेंगे, फिर ऑप्शन समझेंगे, और फिर ऑप्शंस को एकदम सबसे सटीक लेवल में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी को जानेंगे। और ये सारा का सारा बात जब भी हम लोग धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकल लेवल में भी हम लोग देखते जाएंगे कि मार्केट में कैसे होता है। थोड़ा देखना चाहेंगे? चलिए, मुझे पता है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है दिखाना, मैं तो दिखाऊंगा। जैसे ये तो मार्केट चार्ट आप लोगों को पता है। ये लोग जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का भी क्लास करते हैं, जैसे ये जो हम लोग वीकली बेसिस में करेंगे, वीक में 4 क्लास रखेंगे, जिसमें वीक में एक दिन टेक्निकल करेंगे, ऑल्टरनेट कर लेते हैं। वीक में एक दिन टेक्निकल एनालिसिस का क्लास करेंगे और 3 दिन हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्लास करेंगे, ठीक है, मतलब इक्विटी डेरिवेटिव में। तो ये जो वीकली क्लास होगा उसमें टेक्निकल पे भी बातें होंगी, बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल के बेसिस पे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम करता है। जिनका टेक्निकल का नॉलेज आधा अधूरा है, पूरा नहीं है, या फिर जिनको टेक्निकल के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको टेक्निकल तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। देखिए, ये पूरा खेल ना प्रेडिक्शन के बेसिस में चलता है, लेकिन प्रेडिक्शन का कुछ तरीका है, कुछ तौर तरीका है। अब ये जो तौर तरीका है वो टेक्निकल पे छुपा हुआ है, और बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने आप में कुछ टेक्निकल बात करता है, मतलब ये उसका अंदर का टेक्निकल बात है। और एक हो गया मार्केट का टेक्निकल बात है। अब मार्केट का टेक्निकल क्या है? मार्केट का टेक्निकल इन द सेंस, जैसे ये जो मार्केट चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना सर, ये जो मार्केट करेंटली 18,119.45, ये करेंटली निफ्टी का रेंज है, ठीक है, जो अभी दिख रहा है लाइव मार्केट में। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके सर। तो सवाल ये उठता है, ये जो इक्विटी डेरिवेटिव या फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो जैसे ये निफ्टी 50 जो हमें अभी दिख रहा है, ये निफ्टी 50 है। ये जो करंट चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा अभी कोर्स में आ जा रहा हूँ सर, मतलब मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट में धीरे धीरे आ रहा हूँ। सिलेबस स्ट्रक्चर में दिखाया आपको, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, वो सब धीरे धीरे और बताएंगे। हर बात एक साथ तो मैं भी भूल जाता हूँ क्या बोलना है। तो अब बात ये है कि जो निफ्टी 50 है, अब ये निफ्टी 50 में कौन है? ये निफ्टी 50 में भारत का हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में बना हुआ कंपनी का लिस्ट है। मतलब भारत में जो टॉप 50 कंपनीज हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप लेवल में है, वो निफ्टी 50 में अपना जगह बनाया है, और उसके बेसिस में इंडेक्स बनता है। क्या बनता है? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जैसे निफ्टी खुद एक इंडेक्स है, सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है। अब सेंसेक्स कौन बनाता है? सेंसेक्स बनाने वाला कंपनी तो बीएसई है, इसको कंट्रोल करता है बीएसई। हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली 7 स्टॉक एक्सचेंज है। 7 इंडिया में करेंटली एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है, 7। 7 में से हम लोग ज्यादा नाम सुने हैं दोनों का, एक बीएसई और एक एनएसई है। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट है। पहले एक्चुअली यही होता था, ये और टोक्यो, ये दोनों एशिया में पहले आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रिटिश जमाने में, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान में। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा चीज बदला, समय बदला, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, ये सब बातें होता है। ये हिस्टोरिकल सेबी का जो कोर्स होता है ना, मतलब सेबी का जो सिक्योरिटी लॉ बोल के जो लोग कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, उन लोगों का होता है, सीएमए को भी पढ़ाया जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा इतिहास में बात करना पड़ता है मुझे कि बीएसई कब आया था, फिर बीएसई का अकेला का काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया, फिर एनएसई को क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे कुछ लीगलिटीज है, कुछ करप्शंस भी है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा बाइफरकेट करके थोड़ा कंट्रोलिंग को स्प्रेड कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट खुद आया एनएसई लेके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। काम क्या करते हैं एक्सचेंज? एक्सचेंज का काम है कंपनी का स्टॉक दूसरे के साथ कनेक्ट कराना। मतलब अगर हमें टाटा का शेयर खरीदना है तो हम टाटा कंपनी में नहीं जाएंगे, हम बीएसई या एनएसई के पास पहुंचेंगे, लेकिन इनके दुकान में नहीं जाएंगे। बीएसई एनएसई का दुकान नहीं होता है, होता है दुकान फिजिकल लेवल में नहीं, वर्चुअल लेवल में। हमें बीएसई एनएसई में जाना है, कंपनी का स्टॉक खरीदना है।
अब ये बीएसई एनएसई अपना जो स्टॉक होता है, इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो आज के रेट में बीएसई में करीब करीब 2000, नहीं 2000 से ज्यादा है, बीएसई में मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 5000, एनएसई में अराउंड 2000, इतना कंपनी लिस्टेड है। अराउंड अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, हल्का फुल्का इधर उधर हो रहा है, कुछ कंपनीज आ रहा है, कुछ डीलिस्टेड भी हो रहा है। तो ओवरऑल मोटा मोटी इंडिया में 7000 कंपनी लिस्टेड है अप्रोक्स, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है बीएसई एनएसई मिला के। एक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी है, बट कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है, कंपनी मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है, बट वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं कराता। ट्रेडिंग वगैरह जो कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कुछ भी है, वो आपको सिर्फ बीएसई एनएसई के थ्रू से ही करने का मौका है। अब चलिए, ये तो जस्ट थोड़ा बहुत इतिहास बोल दे रहा हूं मैं। अब इतिहास तो ठीक है, लेकिन मैं आपको क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, ये जो बोलने के पीछे मेरा मेन कारण है कि स्टॉक एक्सचेंज में तो कंपनी लिस्टेड है। अब कंपनी में हम लोग ट्रेड करेंगे एज ए, हम लोग कौन, हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स, वी आर रिटेल पार्टिसिपेंट्स। रिटेल मतलब और भी कोई होते हैं क्या? हाँ ना, मार्केट में जो ये जो अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं, इसमें रिटेल का रोल प्ले बहुत कम है। ये जो मार्केट अचानक से यहाँ आ गया, फिर मार्केट यहाँ नीचे आ गया था, फिर मार्केट ऊपर उठ गया, फिर ये जो बड़ा बड़ा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अप एंड डाउन नहीं है, वोलेटिलिटी इज मोर देन दैट। हमें वो भी सीखना है मार्केट में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वोलेटिलिटी को एनालिसिस करना पड़ता है कि जो मार्केट अप डाउन हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है, आगे बताएंगे सर, सारा चीज है। आप लोग शायद देखे होंगे कभी भी अगर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो वहां पर आपको ग्रीक देखने को मिलेगा, डेल्टा गामा थीटा, उसका भी इफेक्ट है वोलेटिलिटी पे। आगे आगे सब चर्चा होगा। तो जस्ट अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये जो बीएसई और एनएसई, ये दोनों मिला के जो इंडेक्स को बिल्ड कर रहे हैं, एक आपका हो जाता है निफ्टी, जिसको बनाने वाला है एनएसई। हम लोग ट्रेडिंग इसी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी में ट्रेड होता है, ये जो निफ्टी दिख रहा है इसमें ट्रेड होता है। सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है, बट सेंसेक्स में ट्रेड करेंटली नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज हैं या उसके बियॉन्ड और भी कंपनीज हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल। इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड हो सकता है, और ओवरऑल जो इंडेक्स है उसमें भी ट्रेड हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग आपको इंडेक्स में ही करना पड़ता है। या तो आप निफ्टी में करिए, या तो आप बैंक निफ्टी में करिए, उसके लिए अलग से एक निफ्टी बनता है बैंक निफ्टी बोल के, हम उसे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, पर क्या है ना, इंट्रोडक्शन है तो मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है। अब रही बात, सर मेन पर्पस क्या है, ये जो हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में मिल रहे हैं, सुबह सुबह डेली मिलेंगे, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण है इसे प्रेडिक्ट करना। मतलब ये एक हिंदी मूवी में एक गाना है ना, ऋतिक रोशन का एक मूवी है कोई मिल गया बोल के, बहुत पुराना मूवी है, बचपन में देखा था। तो उसमें एक गाना है, तो गाना ऐसा है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया, हाँ ये तूने क्या किया, है ना। अब लोग गाना सुने कि नहीं सुने? ये गाना मुझे बड़ा पसंद आता है, जब भी मार्केट चलता है मुझे सच में बड़ा पसंद आता है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि ये जो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, ये मेरा गाना नहीं है। मार्केट अपने लिए सोच रहा है, और मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट में हम आप जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कितना मेन मेन पार्टिसिपेंट्स हो सकता है, रिटेल वाले हैं, एफआईआई हैं, ये सब बेसिक बातें हैं, फिर भी करना पड़ रहा है। मतलब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ये सब मुझे बताने का मौका मिलता है। रिटेल वाले हो सकते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं। एफआईआई डीआईआई कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका पैसा जब मार्केट में आता है ना, तो हमें अचानक से मार्केट में बहुत जोर का झटका देखने को मिलता है। झटका ऊपर भी हो सकता है, झटका नीचे भी जा सकता है। जब ये छोड़ के चला जाता है ना मार्केट को, जब ये इंडियन मार्केट में, जब इनका सेंटिमेंट नेगेटिव लगता है, इनको लगता है कि नहीं इंडियन मार्केट में भी पैसा नहीं है, या फिर
थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलो, बाद में आएंगे। तो जब ये इंडियन मार्केट में पैसा डालता है तब भी मार्केट में गजब का मूवमेंट देखने को मिलता है, और जब ये मार्केट छोड़ के चले जाते हैं ना, तब बहुत सारे लोगों का दिल का धड़कन बंद करके चले जाते हैं, क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। आधा से ज्यादा लोग सर पकड़ के बैठा रहता है, क्योंकि एफआईआई का मूव समझना इतना आसान नहीं है। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं नॉर्मली, इस पे फॉरेन कंपनीज होते हैं, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट भी हो सकता है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट, इनका पैसा मार्केट में, इंडियन मार्केट में पुश होते हैं। अब ये जब भी इंडियन मार्केट में आते हैं ना, तब इंडियन मार्केट में क्या गजब का, निफ्टी 18,000 क्रॉस 19,000 छूने को है, गगन छूने को है, ऐसा खबर भी मिलता है। और जब वो चले जाते हैं तब 18,000 से धड़ाधड़ गिरते गिरते कब 17,000 क्रॉस करके 16,000 में जा रहे हैं, तब मार्केट में खबर आता है मार्केट में खून बह रहा है, मार्केट एकदम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। अलग अलग न्यूज चैनल में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट एफआईआई आता ही क्यों है, जाता ही क्यों है। अच्छा, जब एफआईआई चला जाता है तो डीआईआई का क्या रोल है। अब डीआईआई में कौन कौन होते हैं, एक बड़ा नाम तो लेना पड़ेगा सर, एलआईसी, जिसके पास भारत का पैसा है। आपको पता है भारत का सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास है, एलआईसी के पास। हम भारत में जो सेविंग्स करते हैं ना लोग, आम आदमी का सेविंग्स का पैसा होता है इसके पास। इवन इंश्योरेंस मार्केट का 60% मार्केट, मोर देन 60% मार्केट आज भी एलआईसी के पास है। अब इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू से, अब आप सोचेंगे इस पे इंश्योरेंस कहां से आ गया, पे इम्पैक्ट डालता है। आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ देर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी में कुछ चीज बताऊंगा। ऐसे आज ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मैं आज क्योंकि थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मार्केट कैसे कैसे चलता है और मार्केट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण 18,118 से मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट 17,500 में नीचे आ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं जस्ट थोड़ा आपको बता रहा हूं, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में कुछ बता रहा हूं, फिर मैं हार्डकोर पॉइंट में आ जाऊंगा कुछ देर में। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एलआईसी के पास भारत का टोटल इंश्योरेंस मार्केट का 60% से भी ज्यादा मार्केट इसके पास है। अब इंश्योरेंस का इतना बड़ा मार्केट इनके पास है, तो इनके पास भारत का सेविंग्स भी है, इसको भारत का सेविंग्स भी बोला जाता है, इंडिया का सेविंग्स। अब इंडिया का सेविंग्स पहुंचता कहाँ है, वो भी मार्केट में जाता है। अब जब एफआईआई मार्केट छोड़ के जाते हैं तब डीआईआई भी उससे खरीदते हैं, या फिर डीआईआई ऐसे भी खरीद सकता है। तो जब एलआईसी मार्केट में अपना परचेस बढ़ाता है इंडिविजुअल स्टॉक में, उसका इफेक्ट आपको, जैसे कि निफ्टी 50 कंपनीज में अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो उसका इफेक्ट आपको मार्केट में बुलिश नजर आता है। उसमें एलआईसी हो सकता है, देसी म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकता है। हमारे देश में करीब 45 म्यूचुअल फंड हाउस है, 45 सब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, इनके पास 2,000 3,000 5,000 7,000 करोड़ का मार्केट मतलब फंड है, जो लेके वो मार्केट में हमारा ही पैसा, हमारा ही पैसा कभी इंश्योरेंस के थ्रू से, कभी म्यूचुअल फंड के थ्रू से मार्केट में पहुंचते हैं। जब ये सब पैसा मार्केट में घुसता है, मार्केट में हमें ये नजर आता है, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो बुलिशनेस नजर आ रहा है आप लोगों को, ये बुलिशनेस नजर आता है मार्केट में, एक पॉजिटिव ट्रेंड, मार्केट आसमान छू रहा है। देख रहे हैं ना, आसमान छुआ था कभी, ज्यादा दिन पुराना बात नहीं है, नवंबर 22 में 18,500 700 800 क्रॉस कर गया। और फिर जब इसमें से कोई अपना थोड़ा पैसा निकाल लेता है तो वो आसमान से थोड़ा सा मिट्टी की तरफ बढ़ता है कि नहीं चलो रेक्टिफाई कर लेते हैं अपने आप, बहुत ज्यादा हो गया। तो ये मार्केट का अप डाउन के पीछे क्या रीजन घूमता है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। तो ये 60% से ज्यादा जो एलआईसी का पैसा, म्यूचुअल फंड का पैसा, और उसके साथ साथ हम आप जैसे लोग बस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हमारा और कोई काम नहीं है। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं ना, हमारा काम क्या है, मार्केट से पैसा कमाने का या फिर क्लाइंट को सजेस्ट करने का। हमारे पास बस ट्रेंड फॉलो करने के सिवा कुछ नहीं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते मार्केट को, मार्केट चलता है मार्केट के हिसाब से, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमें बस मार्केट को फॉलो करना होता है।
अब जो जितना अच्छे से फॉलो कर पाएगा वो मार्केट में उतना अच्छे से अपने आप को बना के रख पाएगा। जिसका फॉलोइंग में दिक्कत, जो मार्केट को फॉलो ना करके सिर्फ अपना दिमाग में सोचेगा कि हमको लगता है, आपको जो लगता है वो ठीक है, लेकिन आपका लगना ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। जितना आसान सुनने में लगा इतना आसान है नहीं। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? मुझे थोड़ा बताइएगा। हाँ सर। जितना आसान सुनने में लग रहा है ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, जितना आसान सुनने में है इतना आसान नहीं है। भले ही ये एक लाइन का बात है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लो तो मार्केट सीख जाओगे, लेकिन ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना अगर इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के मार्केट में ही आ जाता, काम ही क्या करता। तो कुछ तो बात है जो ट्रेंड में दिमाग लगाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है ये यही है। ये जो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है ना, समय देना, पढ़ना, यही है। आपको इसके साथ अपने आप को पूरा ना, जैसे वो बोलते हैं ना, मतलब अपने आप को पूरा उसके अंदर खोना है, पर फिर भी आप खो नहीं पाएंगे। आप चाहते हैं कि मार्केट में खो जाए पर फिर भी आप खो नहीं पाएंगे। हमेशा मार्केट आपके सामने ऐसा नया नया सवाल खड़ा करेगा, आपको लगेगा अरे भाई इतना दिन से तुम्हारे साथ है फिर भी तुम्हें नहीं पहचान पाओ। ऐसा ऐसा होगा सर। मार्केट के साथ रह के भी आप मार्केट को नहीं पहचान पाओगे, बिकॉज वो मार्केट है, कभी भी किसी भी तरह का बिहेव कर सकता है। सो मन में कोई भी आशा ना रख के, कोई आशा ना रखो, लेकिन फिर भी मार्केट को समझो। सर ऐसा हो सकता है क्या? सर यही तो है गीता का जो सबसे बड़ा फेमस वाणी है श्री कृष्ण का, कि फल का आशा ना करके काम करते जाओ। तो अगर ये यही चीज आपको मार्केट में बहुत हेल्प करेगा कि हमें फल की आशा नहीं करना है, पर मार्केट मार्केट से एक्सपेक्टेशन ना करके मार्केट को समझना है। अगर हम ये ट्रेंड समझ जाएंगे ना, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो शायद हम लोग अच्छा कर पाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं एक एक करके। अभी आगे बढ़ते हैं सर, फिर आएंगे ये टेक्निकल क्लास में ये सब कैंडल्स का इफेक्ट भी बताएंगे। और टेक्निकल पे ही कैंडल का इफेक्ट मैं बता पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल पे एक एक कैंडल, कैंडल का मतलब भी जानना चाहिए, और मतलब के साथ साथ कैंडल कब क्या बिहेव करता है। शायद कोई कुछ किसी को कैंडल के बारे में पता है, पर कैंडल कब क्यों किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। जैसे ये स्पिनिंग टॉप क्यों ऐसा बिहेव करेगा, मारूबुजू क्यों ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, इंगल्फिंग क्यों बिहेव करेगा, स्पिनिंग टॉप क्यों बिहेव करेगा, अम्ब्रेला क्यों बिहेव करेगा, हैमर क्या बिहेव करेगा, और उसके बिहेव के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। सबसे बड़ा बात यही है कि ये जो स्पिनिंग टॉप बनता है, कभी दोजी बनता है, कभी मारूबुजू बनता है, कभी इंगल्फिंग बनता है, अलग अलग टाइप ऑफ कैंडल्स है, सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। तो ये कैंडल एक्चुअली और कुछ नहीं, ये मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है उनका बिहेवियर है। अभी मैं आपको पार्टिसिपेंट्स के बारे में बता रहा था ना, उसमें हम लोग भी हैं। हम लोग कौन? हम लोग रिटेल वाले, FII है, DII है, सबका मिली जुली, ये FII DII रिटेल पार्टिसिपेंट सबका मिली जुली जो मार्केट के साथ बर्ताव है, वही इफेक्ट करता है कैंडल्स में। कैंडल अपने आप नहीं चालू हो जाता, उसके पीछे कोई तो है, कुछ तो उसको करता है ऐसा। कभी बड़ा कैंडल, कभी छोटा कैंडल, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या है, इसका नाम पता नहीं है, वो सोचेगा कि अरे कभी छोटा दिख रहा है कभी बड़ा दिख रहा है। हाँ सर, ये छोटा बड़ा कैंडल के पीछे भी साइकोलॉजी है, उसके पीछे मार्केट का मानसिकता है, कुछ तो मेंटेलिटी है। आगे आगे करेंगे ना सर बात। अब देखिए, अब एक छोटा सा चीज आपको मैं और एक चीज दिखाता हूँ, क्योंकि ये इक्विटी डेरिवेटिव क्लास है, ये आपको ऑप्शन चेन दिख रहा होगा, इसमें बहुत बातें होंगी सर। ये ऑप्शन चेन है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में आपको रेगुलर मिलेगा। इस ऑप्शन चेन में आप देखो तो यहाँ पर आपको निफ्टी नजर आ रहा है, करंट निफ्टी का वैल्यू, और साथ में यहाँ पर एक लंबा लिस्ट ऑफ स्ट्राइक का रेंज दिया हुआ है। देखिए, इसी में सबसे ज्यादा काम बात होगा सर मार्केट में। जब भी हम लोग ये टॉपिक जो क्लास स्टार्ट किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे है, सबसे ज्यादा बात अगर किसी चीज में होगा तो वो यही है, स्ट्राइक क्या लें।
आधे से ज्यादा लोग तो इसी में अपना दिमाग खराब कर देते हैं ट्रेडर। स्ट्राइक क्या लेने से अच्छा रहेगा, कौन से स्ट्राइक में काम करना चाहिए। तो ये 16,100 से स्ट्राइक यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट प्रोबेबल 16,100 तक आ सकता है क्या। आप थोड़ा बोल सकते हो कि मे बी 16,100 निफ्टी, वहां से लेके आप देख सकते हो यहाँ पर 19,650 तक का स्ट्राइक पॉइंट दिया हुआ है। यस, कुछ कहना है क्या, बोलिए सर। हेलो, नहीं हाथ नहीं हाथ लग गया। किसी का अनम्यूट है, बोलिए सर। अच्छा नहीं गलती से हाथ लग गया, अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। गलती से हाथ लग गया था। ओके ओके, नो इशू नो इशू, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, अब इस पे मैं चर्चा भी नहीं करूंगा, समय दे दो थोड़ा। अभी ये सब बहुत गहरा चर्चा है, अब ये सब गहराई को गहराई के साथ ही चर्चा करना है। ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट में स्ट्राइक बोल के कोई फायदा नहीं है। हमें थोड़ा सा मौका भी चाहिए, समय भी चाहिए, आप लोगों का पेशेंस का भी जरूरत है। तो ये स्ट्राइक क्या है, कैसे चूज करना है, कौन से स्ट्राइक में ट्रेड लेना चाहिए, चाहे खुद के लिए हो, ट्रेडर के मतलब क्लाइंट के लिए हो, कैसे गाइड करोगे अपने क्लाइंट को, कैसे खुद को गाइड करोगे, ये समय देने का बात है सर। तो ये ऑप्शन चेन को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसमें कभी आपको देखो ये एक वाइट जोन दिखता है, ठीक है, एक वाइट जोन दिख रहा है, और एक थोड़ा सा पेल येलो जोन दिख रहा है, मतलब हल्का सा पीला, पीला भी नहीं बोलना चाहिए, सब पेल येलो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना, मतलब एक कुछ कॉन्सेप्ट आता है कि आउट ऑफ द मनी है, इन दी मनी है, एट दी मनी है। अब व्हाट इज एट दी मनी, व्हाट इज, मतलब इसमें तीन कॉन्सेप्ट आता है सर, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। इसको एक्चुअली इसको मनीनेस बोलते हैं सर, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस। डोंट वरी, अभी नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, अभी जस्ट मैं नाम यूज कर रहा हूँ। मनीनेस ऑफ एन ऑप्शंस मतलब कैसे पैसा कमाया जाता है और उसमें मनी का क्या खेल है। इसमें एटीएम कॉन्सेप्ट है, आईटीएम कॉन्सेप्ट है, ओटीएम कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन चेन से सीखने को मिलेगा। अभी ऑप्शन चेन में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि ओटीएम में रहना चाहिए कि एटीएम में रहना चाहिए। स्ट्रेटेजी है ना, ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक डिटेल चर्चा का विषय है। जब हम लोग पहुंचेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजी में, तब यही करना है, ओटीएम आईटीएम एटीएम यही करना है, और कोई काम नहीं। अब एक छोटा सा डेमो देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया तो लगना चाहिए ना। ये एक रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, आप लोग अगर देख पा रहे, ये सेंसीबुल बोल के एक बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है, आप लोग भी यूज कर सकते हो इसको। अगर जिन्हें मार्केट में ट्रेड जो करते हो, वो इसका पेड वर्जन भी लेके कर सकते हो, है अवेलेबल, सबको पता है। और अगर आपको पेमेंट करके नहीं करना है अभी अभी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग वर्चुअली फ्री में करो, फिर धीरे धीरे जैसे नॉलेज गैदर हो जाए, फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके भी स्ट्रेटेजी देखो। लेकिन इनका स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली नहीं देखना है, ये तो अपने हिसाब से बोलता है, मतलब अपना, लेकिन आप अपना दिमाग भी लगाइए। जैसे आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं सर, ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है सर, मार्केट, मैं आपको बोल रहा था ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट फ्यूचर। देखो, मैं आपको यही चीज स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हमारा जो इक्विटी डेरिवेटिव चैप्टर का मेन पर्पस क्या है, हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। जैसे मार्केट 18,119 से 113 में आ गया क्या, हाँ 114 में चल रहा है अभी। नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट कि मार्केट 114 से 120 में जाएगा कि नीचे आएगा, 18,000 में आ जाएगा। अब व्हाट इज द टारगेट, अब ये टारगेट एक दिन का भी हो सकता है, ये टारगेट एक हफ्ता का भी हो सकता है, ये टारगेट 2 हफ्ता का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट देखिए यहाँ पर हमारे सामने दो तरह का ऑप्शन चेन दिखेगा। ये देखिए, स्टॉक नेम दिख रहा है ना, स्टॉक नेम पे मैं क्लिक करा तो मुझे निफ्टी दिख रहा है और मुझे बैंक निफ्टी दिख रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी में बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा मैं निफ्टी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि निफ्टी के बारे में मोर और लेस सभी को थोड़ा सा आइडिया है कि निफ्टी बोल के कुछ है, ठीक है। निफ्टी बनता कैसे है, वो भी चैप्टर है सर, हम लोग वो भी बात करेंगे। निफ्टी कैसे बनता है, कैसे बात करेंगे सर, ये वाला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। ये जो सेंसेक्स निफ्टी कैसे बिल्ड होता है, कौन बनाता है इनको, इनको बनाने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैलकुलेशंस है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। इंडेक्स कैसे बनता है, अगर इंडेक्स कैसे बनता है नहीं पता तो फिर क्या सीखे, सीखना पड़ेगा सर, सब बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी, ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं कर रहा हूँ,
मतलब मार्केट में ट्रेडर को क्या चाहिए होता है वो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब ट्रेडर ऐसे सोचते हैं कि निफ्टी अभी 18,102 यहाँ पर दिख रहा है, 102.4, ठीक है, करंट लाइव मार्केट में। अब आप आज खड़े होके आपका टारगेट सोच रहे हो। अब यहाँ पर नॉर्मली वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है, वीकली बेसिस में आपको एक मौका मिलता है कि जैसे अभी 16 फेब, आज थर्सडे है, आज एक्सपायरी है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी है 23 फेब, थर्सडे, एवरी थर्सडे होता है। 29 मार्च नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 16 फेब, 23 फेब, 29 मार्च एक्सपायरी। तो जस्ट मैं आपको एक डेट ले रहा हूँ यहाँ पर कि फ्यूचर टारगेट क्या है। तो निफ्टी टारगेट बता रहा है यहाँ पर 18,112। आप टारगेट चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट अगर यहाँ पर जो एज पर सॉफ्टवेयर में जा रहा हूँ थोड़ा कि 18,112 हो या 18,100 हो, ठीक है, चेंज हो रहा है, देखो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है मार्केट के इधर के चेंजेस के साथ साथ। ये कॉन्सेप्ट है कि वो डेविएशंस कितना हो सकता है। अब इसमें प्रेडिक्शन में मैं थोड़ा सा एबव प्रेडिक्शंस में जा रहा हूँ, ठीक है। एबव प्रेडिक्शंस, बिटवीन प्रेडिक्शन क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर एक गो करूँ। अब जैसे ही मैंने गो किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने सबसे पहले ना ये बेसिकली एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी सॉफ्टवेयर है। ये हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर के बारे में बोल रहा है जो मार्केट में हो सकता है, मतलब होने वाला है। एक, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होने वाला है आरबीआई का। कब होने वाला है? 22 फरवरी, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत पड़ता है मार्केट में। मतलब निफ्टी पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा कि स्टेबल रहेगा, मतलब जहां है वहां पर, जिसको हम लोग साइडवेज भी बोलते हैं, उसका बहुत सारा चीज डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी। नॉट जस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है और उसका इफेक्ट बैंक बिजनेस में भी पड़ता है। तो चाहे बैंक बिजनेस हो या फिर, হ্যালো, हाँ बोलिए, নট बोल অনলি सुन। ব্যাংক, নট অনলি ব্যাংক, মানে যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটই মনিটারি পলিসিতে একটু মুভমেন্ট দেয়, ऑब्वियसली, পজিটিভ নেগেটিভ। यस सुमित, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम लोग गलत कब रहे हो सर, थैंक यू। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या लेगा, आरबीआई क्या डिसीजन लेगा, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम में क्या चेंजेस लाने वाला है, या इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस लाने वाला है, बहुत सारा चीज इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये सब इकोनॉमिक पैरामीटर के साथ भी चलना पड़ता है। मतलब मार्केट को समझना है तो सिर्फ मार्केट नहीं, मार्केट के साथ साथ रेलिवेंट इकोनॉमिक पैरामीटर भी मार्केट को इफेक्ट करता है। चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, जो करना है करो, बट इकोनॉमिक पैरामीटर के बाहर मार्केट नहीं है, ये बात नहीं भूलना है। फिर और एक चीज आप देख सकते हैं, एफओएमसी मिनट्स। ये क्या है? एफओएमसी मिनट्स क्या है सर? ये फेडरल रिजर्व का मीटिंग का शॉर्ट नोट्स है। फेडरल रिजर्व कौन है? बोलिए। यूएस। यूएस का आरबीआई, मतलब बेसिकली आरबीआई नहीं बोलना चाहिए, मतलब यूएस का सेंट्रल बैंक। এই ফেডারেল ব্যাংকের কথা বলছো? यस सर, यस, यूएस ফেডারেল का ব্যাংক? सेंट्रल, हाँ यस, यूएस सेंट्रल बैंक, उसका रेगुलेटरी मीटिंग हुआ है, उसका मिनट्स डिक्लेयर होने वाला है 23 को। अब इसका इफेक्ट भी इंडियन मार्केट क्यों, पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट में पड़ता है। मार्केट का फ्यूचर क्या है, सब कुछ इफेक्ट पड़ता है। अब ये सब और भी इवेंट्स है, और भी इवेंट्स है, मैं ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आ गए हैं तो हमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा है, देखिए। पुट स्प्रेड, पुट स्प्रेड 16 पे पुट स्प्रेड, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइक अलग है, ठीक है। 17,950 से 18,100 का रेंज है, 18,000 से 18,100 का रेंज है, ठीक है। इसमें देखिए पुट स्प्रेड दिया है, और भी चीजें हैं। ये पुट स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी है, आपको बहुत सारे मिलेगा, बटरफ्लाई मिलेगा, कॉन्डोर मिलेगा, बहुत कुछ है, खत्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? स्ट्रेटेजी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी करेंटली ये लोग रेडीमेड करके आपको बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो हम लोग इतना प्रॉफिट कर सकते हैं। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस इस जोन में होगा। अप्रोक्सीमेटली आपको इतना कैपिटल का जरूरत है, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड में आने के लिए, ठीक है।
इस तरह से आपको प्रोबेबल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब बोल दिया है, और कितना चेंजेस हो सकता है मतलब रिटर्न चेंजेस वो भी आपको बोला है। अब सर ये तो बोल दिया, लेकिन क्या इसको आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं क्या? नहीं सर, हमें सीखना है कि ऐसा कैसे होता है। ये प्रोबेबल प्रॉफिट के बारे में ये जो बता रहा है ये क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है, यही तो सीखना है। तो सीखने का और क्या पर्पस हो, सीख के एक्चुअली जैसे सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर जैसे बोल सकता है, या जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो भी बता रहा है आपको, आप उसे खुद भी एनालिसिस कर पाओ, आप उसे खुद भी एनालिसिस कर पाओ, वही मेन पर्पस है हम लोग का। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एनालिसिस का एक पॉइंट है, एक मिनट, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये देखिए। अगर मैं एनालिसिस में क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर मुझे स्ट्रैटेजी को एनालिसिस करने का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। लुक एट दिस एरिया, ये मेरा 0 लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि अब धीरे धीरे ये सब चीज़ में बात ही करना, यही करना में काम है सर हम लोग का। हम लोग इसी को सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया है, मतलब अगर मार्केट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट 18,070 के ऊपर रहता है, 18,070 के ऊपर रहता है, 18,110 तक अगर वो रहता है तो आप प्रॉफिटेबल सिचुएशंस पे रहोगे। 18,070 अगर मार्केट निफ्टी चलता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में रहोगे, और अगर उसके नीचे चला जाता है मार्केट 18,030 या समथिंग उसके नीचे, तो आप लॉस जोन में रहोगे। तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि आप प्रोबेबल प्रॉफिट कितना कर सकते हो, प्रोबेबल लॉस कितना कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सर समझेंगे कैसे, दैट इज ए बिग क्वेश्चन। इसको समझने का बहुत सारा तरीका है जो एक्चुअली पूरा चैप्टर में हम लोग दिमाग खाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर ग्रीक है, ये ग्रीक का इफेक्ट क्या पड़ता है, ग्रीक मतलब इसको ऑप्शन ग्रीक कहते हैं। अब कहते तो हैं लेकिन काम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी बताते हैं, डेल्टा, थीटा, डेका, गामा, वेगा, इसका इफेक्ट क्या है। ये हो गया ग्रीक का यूज, मैं सिखाऊंगा सर। फिर हमें ये सीखना है ये स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे काम करता है। स्टैंडर्ड डेविएशंस का सिंपल मतलब होता है आप आज जहां हो, मतलब मार्केट अभी जहां है वहां से वो कितना डेविएट कर सकता है। मार्केट का वोलेटिलिटी, मार्केट जो वोलेटाइल होता है ना, मतलब मार्केट का वोलेटिलिटी का मतलब है ये जो मार्केट अभी चल रहा है, ये मार्केट यहाँ से कितना डेविएट कर सकता है, इधर कितना जा सकता है, इधर कितना जा सकता है। अब देखें मार्केट ऑलवेज, जैसे अगर ये मेन पॉइंट है, अगर मैं सिंपल करंट रेंज को अगर एवरेज मानूं, तो यहाँ से मार्केट कभी इतना डेविएट किया तो कभी इतना डेविएट किया, कभी नीचे इतना डेविएट, कभी ऊपर इतना डेविएट। अब ये डेविएशन कैसे डिपेंड करता है, इसे स्टैंडर्ड डेविएशंस कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो पहले हुआ है वो बाद में भी हो सकता है। मैं आपको बोला ना स्टार्टिंग से, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेंड फॉलो करना है, और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जो अलग अलग पैरामीटर है हमें उसके साथ अपने आप को बनाना है। बहुत सारा तरीका है सर, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये तो जस्ट बेसिक आज इंट्रोडक्शन है। तो आज मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या सीखना पड़ सकता है। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू समझना पड़ता है, स्ट्राइक समझना पड़ता है, बहुत सारा चीज है जिसको अगर समझ जाएंगे तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडर के हिसाब से भी अपने आप को बना लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, मार्केट में एज ए एडवाइजर कैसे काम करना है वो भी सीख जाएंगे। फिर कंपनी भी हमें वाह वाह करेगा, और हम भी अपने आप को कॉन्फिडेंट एज ए ट्रेडर भी डेवलप कर लेंगे। चलिए सर, अब ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था, मैं लास्ट 45 मिनट में आप लोगों का माथा खा लिया ओवरव्यू देते देते। अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि ये अभी बात करने का टाइम नहीं है। इसको सीखने के लिए अभी 1 महीना वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 डेढ़ महीना वेट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। ये जो जो आज मैंने आपको बता के छोड़ रहा हूँ, इसमें अभी बात नहीं करेंगे, इसमें बात करेंगे कम से कम 1 डेढ़ महीना बाद। क्यों? क्योंकि तब ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद मुझे बोलेंगे कि सर इसलिए हो रहा है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अब उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आप खुद ऐसे ही निखारेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि क्या करने से क्या अच्छा रहेगा। बहुत सारा चीजें हैं, मैं शायद सारा बात नहीं कर पाया, वो सब धीरे धीरे एक एक करके जब टॉपिक को उठाएंगे ऑटोमेटिक बात हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था
इंट्रो मतलब बेसिकली ओवरव्यू। अब डेप्थ में पढ़ाई स्टार्ट करें? बोलिए सर, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे बस इतना बोलिए कि ये जो हम लोगों का जर्नी है, क्या हो सकता है जर्नी में, मैं बस ये बताने का था। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं सर, हम लोगों का जर्नी कहाँ से कहाँ हो सकता है? এই বিশ্ব বুঝতে পারছিস? বিশ্ব ইঙ্কি কথা। ओके ओके ओके, ठीक है सर। है सर। ठीक है चलिए, सभी को पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हमें ऑप्शंस वगैरह सब सीखना है, लेकिन ऑप्शंस का जड़ क्या है? सर ऑप्शंस का जड़ तो फ्यूचर है, तो जड़ को नहीं समझेंगे तो फिर ऑप्शन सीख के क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, थोड़ा जड़ में बात करते हैं। जड़ मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं रूट, सॉरी बंगाली में बोलते हैं मूल, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो ऑप्शंस का जो रूट है उसमें बात करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग, सबसे पहले यही चीज सीखना पड़ेगा। अगर फ्यूचर सीख जाएंगे तो धीरे धीरे ऑप्शंस भी सीख जाएंगे। तो ये फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर फॉरवर्ड से आता है। अब व्हाट इज फॉरवर्ड? फ्यूचर फॉरवर्ड से आता है। फॉरवर्ड मतलब वही आज खड़े होके कल को समझना। फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड। हम प्रेजेंट में तो हैं, बट हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। अब ये लुकिंग फॉरवर्ड मार्केट क्या है, थोड़ा सुनिए सर। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। क्या क्या अंदर है आप सोच भी नहीं सकते कि क्या अंदर का बात आपको कह के चला जाएगा। नोट शेयर कर लूंगा सर। फ्यूचर मार्केट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव वर्ल्ड। फाइनेंशियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अब लोग जो लोग साइंस साइंस बैकग्राउंड से हैं, मे बी मैथ्स में एक टॉपिक जरूर सुने होंगे, डीवाई डी एक्स का, है ना? डीवाई डी एक्स का, वहां पर हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। अब हम लोग क्या वही डेरिवेटिव सीखेंगे क्या? नहीं सर, हमें मैथ का डेरिवेटिव सीखने का जरूरत नहीं है। पर डेरिवेटिव का मतलब है एक समथिंग न्यू वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, जो आज हमारे सामने नहीं है उसको आइडेंटिफाई करके आज देख पाना, वही है डेरिवेटिव। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव वर्ल्ड में फ्यूचर मार्केट एक बहुत बड़ी चीज है। अब डेरिवेटिव एज दे आर कॉल्ड इज अ सिक्योरिटी। अब डेरिवेटिव मार्केट को सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि इसमें किसी का पैसा छुपा होता है और ये पैसा उसको सिक्योरिटी देता है। अब से सिक्योरिटी मार्केट बहुत बड़ा है। हम लोग ये जो सेबी का पढ़ाई करते हैं, मतलब ये जो पूरा स्टॉक मार्केट वर्ल्ड है, इसको सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे सर सिक्योरिटी मार्केट क्यों कहा जाता है? अब ये जो सेबी का जो इंस्टीट्यूट है, जो लोग मार्केट में लाइसेंस भी लेने वाले हैं, उनको ये इंस्टीट्यूट का लाइसेंस मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेबी का है। क्या नाम लिखा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। व्हाट इज सिक्योरिटीज? सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी मतलब शेयर के नाम पे सिक्योरिटी, लोन के नाम पे सिक्योरिटी, बॉन्ड के नाम पे सिक्योरिटी, डिबेंचर के नाम पे सिक्योरिटी। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। उसमें से ये फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस मार्केट का जो पैसा है ये भी सिक्योरिटी है। तो बेसिकली कंपनी को बिजनेस करने के लिए जो पैसा का जरूरत होता है, उसमें एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर जो भी उनको प्रोवाइड करते हैं, बदले में जो सिक्योरिटी मार्केट क्रिएट होता है जिसके ऊपर बेस करके पूरा कैपिटल मार्केट चलता है, तो वही सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। अब ये सिक्योरिटी का बहुत सारा नाम है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। हम लोग करेंटली इक्विटी सेगमेंट में बात कर रहे हैं, whose value is derived from the another financial entity. देखो, derivative as they are called as security whose value is derived from another financial entity, referred to as an underlying asset, referred to as an underlying asset. Point to be noted, ये अंडरलाइंग बहुत बड़ी बात है। मतलब जो अंडरलाइंग समझ गया, आप समझो कि वो मार्केट समझ गया। अंडरलाइंग मतलब जिसके ऊपर बेस करके आप किसी एसेट का वैल्यू निकाल रहे हो। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। जो लोग मार्केट में ऑलरेडी एज ए ट्रेडर बिल्डअप हो चुके हो या ऑलरेडी एज ए ट्रेडर काम करते हो, वो जब भी कोई ऑप्शन चेन देखते हो
अब देखना वहां पर एक लैंग्वेज होता है, जैसे ये निफ्टी, निफ्टी में आपको करंट अगर मैं एटीएम जोन देखूं, मतलब एट द मनी जिनको समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, वो आगे आगे समझ जाएगा सर, ठीक है। बहुत सारा न्यू वर्ड सुनने को मिलेगा कान में, इतना चिंता करने का विषय नहीं है, सब समझ जाएंगे। 18,100 या 18,050 ये जो एरिया है, ये एट द मनी एरिया है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक कॉल एक पुट। एक कॉल क्या है, पुट क्या है, सब बताएंगे, ठीक है। कॉल में क्या करना चाहिए, पुट में क्या करना चाहिए, कॉल का साइकोलॉजी क्या है, पुट का साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। मतलब माइंड सेटअप क्या है वो भी जानना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है तो ले लो, नहीं ऐसा नहीं है, किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को सुनो, बाद में दूसरे का सुनो। यहाँ पर आप जरा देखिए, जो मैं अंडरलाइन का बात कर रहा हूँ, अंडरलाइन इंडेक्स इज निफ्टी, अंडरलाइन इंडेक्स इज निफ्टी। मतलब ये जो एसेट क्लास जिसमें ट्रेड हो रहा है, जिसमें अलग अलग स्ट्राइक पॉइंट है, जिसको लोग बाय करते हैं सेल करते हैं, उसका जो मेन अंडरलाइन है वो है निफ्टी। तो अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आपको अगर बैंक निफ्टी दिखी, तो बैंक निफ्टी बता रहे हैं 41,829 का अंडरलाइन इंडेक्स हो जाएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बेसिस में बैंक का फ्यूचर या ऑप्शंस डिपेंड करता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनी का ट्रेड करते हो, जैसे अगर मैं अंबुजा सीमेंट में क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर अंबुजा सीमेंट का अंडरलाइन दिखेगा। अंबुजा सीमेंट का अंडरलाइन है, करंट अंडरलाइन इंडेक्स है 348.35, जिसके बेसिस में आप यहाँ पर उसका करंट स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि जिस चीज का न्यू वैल्यू हमें चाहिए, उसका करंट अंडरलाइन एसेट कौन है, करंट अंडरलाइन एसेट कौन है। अब वो कौन जो है वो कौन है, अब ये जो वो कौन है का आपका सवाल आपके सामने आ रहा है ना, अब ये थोड़ा सा समझ के चलो सर। देखो, द अंडरलाइन एसेट कैन बी एनीथिंग, अंडरलाइन एसेट कैन बी एनीथिंग। अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो वो स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड मार्केट का बात करें तो बॉन्ड हो सकता है, कमोडिटी मार्केट का बात कर रहे हैं तो कमोडिटी हो सकता है, करेंसी मार्केट का बात कर रहे हैं तो करेंसी भी हो सकता है। सर स्टॉक तो समझ गए, बॉन्ड क्या है? सर बॉन्ड इज अ लोन, सिंपल बात है, बॉन्ड इज अ लोन। एक कंपनी को अगर पैसा चाहिए, जैसे अगर गवर्नमेंट कंपनी का बात करूं मैं, इसके लिए भी अगर आप, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये सब डिटेल्स मुझे म्यूचुअल फंड क्लास में मौका मिलता है बताने का, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट फिर भी क्योंकि कुछ चीजें कनेक्टेड पॉइंट में आता है तो बोल देना चाहिए। जैसे अगर आप जस्ट गूगल करो एनएसई बॉन्ड बोल के, भाई एनएसई बॉन्ड मार्केट जो भी हो, मैं लिख रहा हूँ एनएसई बॉन्ड। अब ये भी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट है, ये भी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट है, इसके लिए भी हमें एनएसई में ही चला गया, इक्विटी के लिए भी अभी एनएसई, बॉन्ड के लिए भी एनएसई। अब आप जरा सा थोड़ा सा देखिए, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कंपनी दिख रहा है और यहाँ पर हेडिंग में आपको बॉन्ड दिख रहा है, सबको बॉन्ड दिख रहा है ना। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बॉन्ड में, बस इतना कहना चाहता कि यहाँ पर बॉन्ड आपको दिख रहा है। अब बॉन्ड में आप जरा देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सीरीज और कुछ कंपनी का नाम साइड में दिख रहा है, ये देखा যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা হ্যাঁ যাচ্ছে হ্যাঁ তো। দেখা যাচ্ছে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, বলছিলাম যে আমি মোবাইল থেকে এখন ল্যাপটপে শিফট করলাম এটা, তো মোবাইলে কিছুটা রেকর্ডিং ছিল, তো বাকি রেকর্ডিংটা কি পিসিতে স্টোর হবে নাকি পুরোটাই আমার মোবাইলে তো স্টোর হবে না, আর আমি ওখান থেকে বেরিয়ে না গেছি না, আমি তো তোমার স্টোর হবে না, রেকর্ডিং সব আমার এখানে স্টোর হবে, ও আমি আচ্ছা শেয়ার স্যার, করব। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। রেকর্ডিং সব আমার কাছে স্টোর হচ্ছে, তোমাদের কাছে কিছু স্টোর হচ্ছে না। ওকে ঠিক আছে। तो मैं बॉन्ड मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहना चाहता कि अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर है, अलग अलग उसमें प्रोडक्ट होता है। अब बॉन्ड बेसिकली इज अ लोन, ठीक है। कंपनी को कैपिटल किसी भी हालत में चाहिए होता है, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं IIFL, हडको, PFC, NHAI, नेशनल हाई अथॉरिटी, इनको चाहिए पैसा, ये बदले में बोलता है कि हमको बॉन्ड दो, ठीक है। मतलब वो बॉन्ड इशू करेगा, हम उसका बॉन्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक जैसे शेयर सब्सक्राइब करते हैं वैसा ही बॉन्ड सब्सक्राइब कर लेंगे, तो अंडरलाइन हो जाएगा बॉन्ड। अब उसके बदले में वो आप हमें क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरा एक एक बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1000 टाका, हम आपको बदले में 8.30 करके पर कूपन रेट, मतलब इंटरेस्ट देंगे एनुअल लेवल में, और मार्केट में ट्रेड भी होता है इसका,
ठीक है, तो ट्रेड में अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो आपको कैपिटल गेन हो जाएगा। जैसे 1000 का चीज अगर आपको 1000 में मिलता है और बाद में मार्केट में उसका इतना डिमांड हाई हो जाता है कि वो 1140 में ट्रेड हो रहा है, तो ये 140 आपको कैपिटल गेन है। और ये जो एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जितने का बॉन्ड आप होल्ड करेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे 1000 करके अगर मानिए कि आप 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो 10 लाख के ऊपर बेस करके आपका 8.30 का इंटरेस्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो बॉन्ड इज बेसिकली नथिंग मोर देन दैट। बॉन्ड इज लाइक अ लोन जो कंपनी पब्लिक से या किसी कंपनी से लेता है और बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो गया? अंडरलाइन, जिसके बेसिस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह स्टॉक मार्केट के केस में स्टॉक अंडरलाइन है, बॉन्ड के केस में बॉन्ड अंडरलाइन है। कमोडिटी ये भी एक मार्केट है, इसमें भी ट्रेडिंग होता है, इसके लिए भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एनएसई नहीं सर, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये भी सेबी का ही कंट्रोल में चलता है। इसमें आप अलग अलग जो मेटल्स वगैरह है ना, इसमें ट्रेड ले सकते हैं, उसके फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है एमसीएक्स जिंक माइन, जिंक है, कॉटन है, लेड है, बहुत सारा चीज है। इसका भी इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। जैसे आप लोगों को खबर है रिसेंटली इंडिया में जो लिथियम मिला है, मैंने कल ही इकोनॉमिक्स क्लास में उसके ऊपर एक स्टडीज किया। खबर है आप लोगों को इंडिया में हाई क्वालिटी लिथियम का जम्मू कश्मीर में माइंस मिला है। जानिए है सर। थैंक यू सर। किसी का बहुत जोर का बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है। तो बेसिकली ये जो लिथियम, ये भी एक तरह का मेटल है, और ये अगर सच में इंडिया में मिल जाए तो आप सोचो कि इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में क्या हो सकता है। मतलब जो फ्यूचर है दुनिया का, और जो भी हो अब उतना डिटेल्स में, लेकिन डिटेल्स है सर। अगर आप मेटल को समझोगे तभी तो इंडस्ट्री को समझोगे, और इंडस्ट्री को समझोगे तो आप स्टॉक को भी समझोगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री से ही तो स्टॉक चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड, पेट्रोल, ये सब का फ्यूचर है, देखिए ठीक है, इसका भी इंडेक्स है। क्रूड ऑयल, कॉपर, सिल्वर, जिंक, इनका भी फ्यूचर है, इस पे भी ट्रेड होता है। बट हाँ, इसका एसेट क्लास, इसका अंडरलाइन, मतलब जिसके बेसिस में इनका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपको उसे समझना पड़ता है। ठीक, जैसे स्टॉक मार्केट को समझेंगे, निफ्टी को समझेंगे, तो निफ्टी का फ्यूचर को समझेंगे, ऑप्शंस को समझेंगे। उसी तरह से अगर आप सिल्वर को समझेंगे, मिंथा ऑयल को समझेंगे, लेड को समझेंगे, एल्यूमिनियम को समझेंगे, कॉटन कैंडी को समझेंगे, नेचुरल गैस को समझेंगे, तो उनका फ्यूचर को समझेंगे। तो हर एक चीज किसी ना किसी अंडरलाइन के बेसिस पे ही उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। जैसे आप खुद, आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके अंडरलाइन पे। मतलब आज आप जो करोगे उसका इफेक्ट आपका फ्यूचर में बढ़ेगा। तो आप करेंटली आपका फ्यूचर का अंडरलाइन, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बात को समझे कि नहीं? वट एवर वी आर टूडे, और जो कुछ भी हम लोग आज कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर को डिनोट करता है। तो प्रेजेंट में एक ह्यूमन बीइंग जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका करंट एरिया ऑफ वर्क है, एरिया ऑफ थॉट है, उसी पे उसका फ्यूचर भी डिपेंड करता है। तो आपका फ्यूचर का अंडरलाइन क्या है? आपका प्रेजेंट कंडीशन। सो आपका प्रेजेंट हो गया वो एसेट क्लास, वो अंडरलाइन, जिसके ऊपर बेस करके आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, और फ्यूचर के ऊपर ये ऑप्शंस चलता है। सो स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी, करेंसी मार्केट भी है। अब चलो अभी बाद में बात कर लेंगे। The financial derivative have been around for a long time now. फाइनेंशियल डेरिवेटिव आज से नहीं, बहुत दिनों से है। इसका पहला रेफरेंस अगर इंडिया में मिलता है तो 320 बीसी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इट इज बिलीव दैट इन द एंशिएंट अर्थशास्त्र, कौटिल्य described the pricing mechanism of the standing crops ready to harvest it at some point in the future. मतलब समझ रहे हैं आप? हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत तीर कूद सीख रहे हैं, सर ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हार्वेस्टेड क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चाणक्य क्या करता था तो आपको समझ में आएगा। मानिए कि आज जो खेती चल रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चल रहा है, चाणक्य कैसे फ्यूचर मार्केट बनाता था, आप उसको समझिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक जैसे आचार्य चाणक्य करते थे। जैसे एक स्टैंडिंग
क्रॉप का एक इमेज लेता हूं सर। जैसे अगर देखा जाए जैसे ये देखिए, ये एग्रीकल्चरल फार्मर्स यहाँ पर एग्री कर रहे हैं, है ना, फार्मर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब ये जो मानी कि धान है, मतलब पैडी है, अब ये पैडी 3 महीना टाइम लगेगा, उसके बाद मार्केट में सेलेबल होगा। अब चाणक्य क्या करता था, इनके साथ फ्यूचर खेलता था, फ्यूचर ऑप्शंस। कैसे? इसमें फार्मर को भी हेल्प होता था और किंग को भी हेल्प होता था। सर फार्मर को भी हेल्प, किंग को भी हेल्प, कैसे? सर इसको हेजिंग भी बोलते हैं, रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट। फार्मर ऑलवेज हमारे देश में थोड़ा सा मार्जिनल लेवल में ही दिखता है, मार्जिनल लेवल इन द सेंस थोड़ा सा गरीब टाइप्स। इनको थोड़ा रिस्क होता है। जितना कैपिटल इन्होंने अपनी खेती में लगाया, मानिए कि इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर करने के लिए फार्मर ने 1 लाख का खर्चा कर दिया, एग्जाम्पल। अब इनको डर है अगर फ्यूचर में बारिश ठीक ठाक से नहीं हुआ, या फिर अगर मार्केट में फ्यूचर में, ऐसा बारिश छोड़ो, सिंपल बात है, अगर फ्यूचर में मार्केट में दाम नहीं मिला, दाम ना मिलने का क्या कारण हो सकता है? मानो कि इन्होंने सोचा कि 1 लाख का मैंने इन्वेस्ट किया, मैं 1.5 लाख में ये फसल को बेचूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। फार्मर सोच रहे हैं कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 3 महीने में मैं इसको 1,50,000 में सेल करूंगा, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि उनको फ्यूचर में 1.5 लाख मिलेगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, क्या इसका गारंटी है कि उन्हें 1.5 लाख मिलेगा फ्यूचर में? ठीक जैसे हम आज निफ्टी को देखते हैं, आज 18,120 निफ्टी है, कल 18,120 से निफ्टी 18,200 में जाएगा, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? प्लीज टेल मी। ना, कोई गारंटी नहीं। एग्जैक्टली फार्मर्स को भी सेम प्रॉब्लम, दे ऑल्सो डोंट नो कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट तो किया, पर मुझे 1.5 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी में चाणक्य अपना दिमाग इस्तेमाल करता था, फार्मर्स को भी थोड़ा इजी करता था। क्या करता था उसको समझने के लिए आप सुन लो। मानो कि ये फार्मर्स जो है ये वेस्ट बंगाल का है, एग्जाम्पल। अब फ्यूचर में ये 1 लाख की जगह 1.5 लाख क्यों, 2 लाख भी मिल सकता है, या फिर 1,30,000 भी मिल सकता है, या फिर 1 लाख भी मिल सकता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। सर बात को समझे से ठीक से, ये 1 लाख के 1.5 लाख की जगह 2 लाख भी मिल सकता है, ये 1,30,000 में भी खट के आ सकता है, या फिर 1 लाख भी मिल सकता है हार्डली। अगर 1 लाख हुआ तो मतलब बहुत खराब हालत, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख मिला, मतलब पूरा मेहनत पानी। हाँ, सुनने में लग रहा है ब्रेक इवन है, बट फिर भी एज ए फार्मर सोचो बहुत ही चिंताजनक बात है। 1,30,000 मतलब उसका मतलब कोई मोल नहीं सर, मतलब इतना मेहनत करके ये 30,000 का प्रॉफिट सच में कोई मतलब नहीं रखता, ना के बराबर है। 1.5 लाख मिलेगा तो ठीक ठाक सेटिस्फैक्शन, 2 लाख मिले तो भगवान का कृपा मिल गया। लेकिन यहाँ पर खेल क्या है, अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब वेस्ट बंगाल का फार्मर के पास 4-5 ऑप्शन हो गया, 2 लाख भी मिल सकता है, 1.5 लाख भी मिल सकता है, 1,30,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड सिर्फ वेस्ट बंगाल के फार्मर के ऊपर नहीं है, इसमें यूपी का फार्मर, बिहार का फार्मर, महाराष्ट्र का फार्मर, या फिर उस एरिया में बारिश, उस एरिया में एग्रीकल्चरल सिचुएशंस, वहां का राजा का डिसीजंस, बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर यूपी में एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता है, या बिहार में एग्री अच्छा नहीं होता है, या महाराष्ट्र में कोई इफेक्ट पड़ता है किसी भी रीजन में, तो वेस्ट बंगाल का फार्मर्स को बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ या ना? अगर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे बताओ वेस्ट बंगाल के फार्मर को दाम ज्यादा मिलेगा, ये सर नो? क्योंकि मार्केट डिमांड, हेलो,
मार्केट डिमांड हाई हो जाएगा तो ज्यादा मिल जाएगा उनको। तो आप सोचो 1 लाख उनका स्ट्राइक था और बाद में उनको 2 लाख में मिल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा पड़ जाता है, यूपी में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, बिहार में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो मे भी वेस्ट बंगाल के फार्मर को हार्डली 1,30,000 मिल रहा है, या फिर उससे भी खराब हालत हो सकता है, 1 लाख भी हार्डली मिल रहा है। चाणक्य के इस केस में फ्यूचर हेजिंग करता था। वो क्या करता था, फार्मर बोल रहे 1,50,000, फार्मर बोल रहे 1,50,000, चाणक्य बोलता था 1,50,000 नहीं, अब 1,40,000 में नक्की कर लो। 1,40,000 में उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेता था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें फार्मर को ज्यादा का फायदा भी नहीं हुआ, कम का जो लॉस का डर था वो भी नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा खुशी, हल्का सा खुशी मिल गया। चाणक्य को क्या बेनिफिट मिला, चाणक्य अपने राजा का जो भंडारा है, राजा का जो किंग का जो संपत्ति है, उसमें जो संपदा का रिसोर्सेस का जो भंडारा है, मतलब जो रिजर्व है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो भी रीजनेबल रेट में। कल अगर अब चाणक्य यहाँ पर अलग खेल खेलता था, चाणक्य इसके ऊपर बेस करके अलग खेल खेलता था। क्या खेल खेलता था चाणक्य, क्या करता था, अगर मानो कि उनके पास सस्ता में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, कल अगर पता चलता है चाणक्य को कि फॉरेन कंट्रीज में, से फॉर एग्जांपल ईरान में, सऊदी अरब में, हाँ, चाइना में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके पास जो सस्ता का रिजर्व है उनको विदेश में बेच के अच्छा एक्सपोर्ट कर लेता था। इसमें फॉरेन रिजर्व इंडियन किंग का बढ़ता था, इंडियन किंग का फॉरेन रिजर्व बढ़ता था। ये था चाणक्य का दिमाग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में वो फार्मर को भी थोड़ा सा खुशी करता, फार्मर का रिस्क को कंट्रोल करता, और राजा को भी प्रॉफिटेबल सिचुएशंस के लिए रेडी करने का कोशिश करता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट अगर आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस को पकड़ पाते हो ना, तो आप भी स्टॉक मार्केट में अपना बेस को बना लोगे। लिख के रख लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको बोलना आसान है, बट इसको रियल सिचुएशंस के एनालिसिस करना उतना आसान तो है नहीं। बट हाँ, हम लोग समय के साथ साथ जरूर सीख जाएंगे। तो बोलिए सर, क्या आप लोग को इकोनॉमिक्स समझ में आया? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এটা। Kautilya describe the pricing mechanism of the standing crops ready to be harvested at some point of the future। मतलब जो फ्यूचर में बनेगा उसका दाम अभी से रेडी करना, एग्जैक्टली जैसे स्टॉक मार्केट में भी करना है। जो फ्यूचर में होगा उसका दाम अभी से रेडी करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब इसके लिए मार्केट को उस हिसाब से समझना होगा, ठीक जिस तरह से चाणक्य अपने देश के एग्रीकल्चर को समझता था, फार्मर को समझता था, आपको भी मार्केट को उसी हिसाब से समझना होगा। कंपनी को समझना होगा, निफ्टी को समझना होगा। निफ्टी 50 को समझना है तो निफ्टी के साथ जुड़ा हुआ कंपनीज को समझना होगा। निफ्टी 50 का मूवमेंट को समझना है तो निफ्टी के साथ जुड़ा हुआ कंपनीज को समझना होगा। ये देखिए निफ्टी 50 में करेंटली ये सब कंपनीज लिस्टेड है। ये आज का डेट का भारत का टॉप कंपनीज है जो निफ्टी 50 में है। इसमें आपको दिख रहा है टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, डीबीज लैब, एशियन पेंट्स, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, रिलायंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, आईटीसी, महिंद्रा महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस और भी है। कहने क्या चाहते हैं सर? कुछ नहीं। ठीक जैसे एग्रीकल्चर को समझ के एग्रीकल्चर का फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का बिजनेस को समझ के हम निफ्टी का इफेक्ट को भी समझ सकते हैं सर। लेकिन इसको समझने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस एनफ है? नहीं सर। कंपनी को समझने के लिए एक अलग टॉपिक होता है सर, फंडामेंटल एनालिसिस। इफ यू अंडरस्टैंड द industry and company in details, then you have to understand fundamental analysis. That's a different study part, जिसको हम लोग रिसर्च एनालिस्ट के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल कंपनी को एनालिसिस कर पाएंगे और कंपनी बिजनेस को भी समझ पाएंगे। हाँ, फिलहाल फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते, ट्रेडिंग समझते समझते कुछ तो समझेंगे, बट जो इंटरनल रिसर्च पॉलिसी है ना, वो फंडामेंटल में छुपा हुआ है। ठीक है सर? लेकिन ये सब कारण है, ये सब कारण है, कारण तो मुझे बोलना पड़ेगा।
नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सर हवा में थोड़ी हो रहा है, हवा में कुछ थोड़ी होता है, हर चीज के पीछे जेन्युइन रीजन होता है। अब वो रीजन के पास पहुंच जाएंगे तो मार्केट को भी समझ जाएंगे। आगे देखिए जरा। ये देखिए, चाणक्य क्या करता था, ही यूज्ड दिस मेथड टू पे द फार्मर्स मच इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर देता था। मैं आपको अभी बोल रहा था, एडवांस पेमेंट करके फार्मर थोड़ा क्या है ना, फाइनेंशियली खुश हो जाता था, उसका डर खत्म हो जाता था। देयर बाय स्ट्रक्चरिंग ए ट्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि वो एडवांस पेमेंट करता था तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होता था उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है। देखो सर, हम लोग पहुंच रहे हैं फ्यूचर की तरफ, पहले हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। इफ वी अंडरस्टैंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन से ऑप्शंस, और फ्यूचर का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है उसे फॉरवर्ड कहते हैं। अब फॉरवर्ड क्या हो गया, जो चाणक्य करता था। Now, given the similarities between the forward and the future, I think the best possible way to introduce the future market is by first understanding forward market. The understanding forward market would lay strong foundation of learning the future market. So if we understand forward market, then only we can understand future market. The forward contract is the simplest form of derivative. Derivative का सबसे simple form है forward contract. Consider the forward contract as the older avatar of future contract. मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है आज के डेट में, उसका पुराना जो अवतार है वही है फॉरवर्ड। अब both future and forward contracts share a common transactional structure. Except over the year, the future contract have become the default choice for a trader, and the forward contract are still in use, but are limited to a few participants such as industries and banks. Forward आज भी होता है, बट ये सिर्फ इंडस्ट्री एंड बैंक के बीच में चलता है, लेकिन फॉरवर्ड से हम लोग स्टॉक मार्केट लेवल में फ्यूचर में पहुंच गए। एक सिंपल एग्जांपल फॉरवर्ड का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं शायद बहुत सारा चीज एक साथ बता रहा हूं, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, समझ अच्छे से पा रहे हो, अब धीरे धीरे कनेक्ट होगा। फॉरवर्ड मार्केट वाज प्राइमरीली स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर फार्मिंग पढ़ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं। सर चीज तो वही है, आईटीसी भी तो खेती करता है, आईटीसी अगर बिजनेस करता है वो भी तो एग्रीकल्चर करता है, मसाला का बिजनेस करता है, कितना सारा चीजों का मार्केट स्ट्रक्चर है, चिप्स वगैरह बनाता है, वो भी तो फार्मर का काम करते हैं सर, या तो फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। तो फॉरवर्ड मार्केट वाज प्राइमरीली स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट। फ्यूचर में प्राइस इधर उधर हो जाए उसको कंट्रोल करने का जो तरीका है उसे फॉरवर्ड मार्केट में चाणक्य लाया था। इन अ फॉरवर्ड मार्केट, बायर एंड सेलर enter into an agreement to exchange the goods for cash. Exchange happens at a specific price on a specific future date. Exchange कैसे होता था? Specific price में होता था और specific future date में होता था, जो आज भी होता है। And the price of the goods is fixed by both the parties. मतलब जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो दोनों मिलके प्राइस को फिक्स करता है। जो दोनों के बीच में चलता है वो दोनों मिलके प्राइस को फिक्स करता है। ध्यान से समझिए बात को। अब ये समझ जाएंगे ना तो धीरे धीरे मार्केट का ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। हम लोग सर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं ताकि कोई भी बात आधा अधूरा ना रहे आगे जाके, यही बात मेन पर्पस है सर। तो द डेट एंड टाइम ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड वो भी फिक्स कर लिया जाता है कि कब गुड्स डिलीवर करना है, कब किस टाइम पे करना है। द एग्रीमेंट हैपेंस फेस टू फेस, एग्रीमेंट फेस टू फेस होता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग ओवर द काउंटर एग्रीमेंट भी कहते हैं। मतलब बायर और सेलर दोनों एक साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं और इसे ओवर द काउंटर बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओनली इन द ओटीसी। ओटीसी मार्केट मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। जैसे आज के डेट में जो बीएससी एनएससी वगैरह है ये ओटीसी नहीं है। ओटीसी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। आज भी जब कोई कंपनी मार्केट में, आप लोग ग्रे मार्केट के बारे में सुने हो? हेलो, आप लोग ग्रे मार्केट के बारे में सुने हो? जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आता है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो लिस्टेड होने से पहले
वो ना ऐसे ही एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में पहले उसका ट्रेड करता है कि मार्केट में क्या दाम हो सकता है प्रोबेबल स्टॉक का। जैसे अदानी बिरला जब आया था, पेटीएम जब आया था, LIC जब आया था, जो भी कंपनी लिस्टेड हुआ है रिसेंट ट्रेंड में, जोमेटो जब आया था, तो पहले ना ये लोग अनऑर्गेनाइज मार्केट में अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी को जमा लेता है। तो उसमें पता, इसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है, सेबी लाइसेंस में नहीं होता, वो एक बड़े लोगों के बीच में चलता है। तो एग्जैक्टली वही है फॉरवर्ड मार्केट का आज का डेट का थोड़ा बहुत वर्जन। अब इसमें एक एग्जांपल आपको হ্যালো, হেল্প करेगा। हाँ बोल। বলছি যে গ্রে মার্কেটে যখন ট্রেড হয় এটা তো তুমি বললে আনঅর্গানাইজ মার্কেট, ঠিক আছে? यस। তো প্রোমোটারের কাছে একটা হিউজ পরিমাণ শেয়ার স্টক মানে হোল্ডিং থাকে। তো গ্রে মার্কেটে কি মানে লিগালি ভাবে কি ট্রান্সফার করে দিতে পারে, প্রোমোটার এক্সিট হয়ে যেতে পারে? नहीं, ये देख इसका ना कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ग्रे मार्केट में जो चलता है वो जस्ट एक मार्केट में, वो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता उसमें, और उसमें जो पैसा का ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है वो टैक्सेबल है। ठीक है, जिसको जो भी गेन होता है, लॉस होता है, वो सब टैक्सेबल है। बट ये हर किसी का जगह नहीं है एंटर करने का। ठीक है, मतलब जो जिसके पास सच में बहुत पैसा है और मार्केट में आने से पहले, जैसे कोई मूवी না না, रिलीज এইটা তো होने से। আমি बुझেছি, এটা তো বুঝেছি। আমি বলতে চাইছি ধরো কোনো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট রয়েছে, সাপোজ हम्म। ধরো কোনো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট রয়েছে, একটা ভালো কোম্পানির শেয়ার মার্কেটে লিস্টিং করছে, তার আগে গ্রে মার্কেটে প্রাইস চলছে। এবার ধরো हम्म। সেই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের মনে হচ্ছে যে এটা আগে থেকে গ্রোথ আছে বা কিছু। এবার সাপোজ এর আগে আমরা মানে তুমি পড়িয়েছিলে ওই অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর রয়েছে, যারা যারা রয়েছে বেসিক্যালি, তারা ধরো हम्म। কেউ এক্সিট করতে চাইছে, ঠিক আছে? हम्म। তো এবার সে কি এক্সিট করতে পারে যে তার পার্সেন্টেজটা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কিনে নিল? এরকম আমি জিজ্ঞাসা করছি। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता? मार्केट है, মানে क्यों नहीं निकल सकता? তার মানে এটা ইনলিগাল ওয়েতে চলে কিন্তু লিগালি ट्रेड হয়। हाँ, ऑब्वियसली लीगली ट्रेड होता है, और बेसिकली ऑर्गेनाइज नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है। इलीगल भी पूरा पूरी नहीं बोला जा सकता, बट इट्स नॉट अ मतलब प्रॉपर कंट्रोलिंग, मतलब कोई सेबी वगैरह प्रॉपरली इस पे दिमाग नहीं लगाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे ग्रे मार्केट के ऊपर और डिटेल्स में। ठीक है, अच्छा देख एक एग्जांपल देख, एक ज्वेलरी बिजनेस का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कैसे होता है, एक सिंपल बेसिक बेसिक कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर उठाया। अब जरा देखो। वन इज द ज्वेलर whose जॉब इज टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ज्वेलरी। एक ज्वेलर है जिसका काम है डिजाइन करना और ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करना। लेट अस कॉल हिम ABC ज्वेलर्स, एक नाम दे देते हैं। अदर इज ए गोल्ड इंपोर्टर, और एक बंदा है जो गोल्ड इंपोर्टर, जिसका जॉब है टू सेल गोल्ड एट ए होलसेल प्राइस टू ज्वेलर। ध्यान से सुनना। लेट अस कॉल XYZ गोल्ड डीलर्स, मतलब जो गोल्ड इंपोर्टर है उनका नाम दे देते हैं XYZ गोल्ड डीलर्स। अब हम लोग यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट में मतलब अपने आप को एंटर कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2014 ABC entered into an agreement with XYZ to buy 15 kg of gold at a certain purity। गोल्ड चीज का होता है ना प्योरिटी, जैसे कि 999 प्योरिटी। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है? 3 मंथ्स टाइम। ऐसा आपको ऑप्शन मार्केट में भी मिलता है, वीकली एक्सपायरी, हाँ सर, बाई वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। सिमिलर आपको ऑप्शंस में भी मिलता है, फ्यूचर में भी मिलता है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट भी काम करता है मार्केट में, ऑप्शन मार्केट भी काम करता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो फ्यूचर में भी खेल खेलता है और ऑप्शंस में भी खेल खेलता है। अब ऑप्शंस आपको समझ जाएंगे सर, लेकिन फ्यूचर को समझ जाओ तो ऑप्शन बहुत इजी लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारा चीज छुपा हुआ है जो मार्केट स्ट्रक्चर का जड़। अब ध्यान से देखिए, मैं समझ सकता हूँ ज्यादातर लोगों को ना उतावला होते हैं मन में, ऑप्शंस कब होगा, ऑप्शंस कब होगा। ऑप्शंस होगा, थोड़ा मैं फ्यूचर बता दूं, क्योंकि फ्यूचर के बिना ऑप्शन नहीं है। तो इन 3 मंथ्स टाइम दे फिक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब देखिए 3 महीने का टाइम पीरियड ले रहा है। तो 9 दिसंबर 2014 में XYZ के साथ ABC एंटर कर रहा है। ABC कौन है? ज्वेलर है जो डिजाइनिंग का काम करता है। XYZ कौन है? गोल्ड डीलर है जो इंपोर्ट करता है गोल्ड। 15 kg गोल्ड सर्टेन प्योरिटी के साथ 3 मंथ टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट कर, एंड दे फिक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड एट करेंट मार्केट प्राइस। और वो लोग करेंट मार्केट प्राइस में, तो स्ट्राइक जो चूज किया वो करेंट प्राइस को चूज किया। ध्यान से देखिए, करेंट मार्केट प्राइस में
वो लोग अपना एग्रीमेंट को नक्की कर रहे हैं। तो करेंट प्राइस यहाँ पर जो एग्जाम्पल में गिवन है दैट इज 2450 पर ग्राम, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 24,50,000 पर किलोग्राम केजी। Hence, as per this agreement, 9th March 2015 मतलब ठीक 3 महीने बाद 9 दिसंबर से 9 मार्च 2015 ABC is expected to pay a XYZ a sum of rupees 3.675 crore। मतलब कैसे मिला ये 24,50,000 divided by 15 kg gold in return for the 15 kg gold। मतलब exactly simple contract है। 9 दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 9 मार्च को 24,50,000 जो अमाउंट है गोल्ड का 24,50,000 15 kg गोल्ड के लिए ABC XYZ को पे करेगा, बिकॉज वो ऑर्डर दिया था XYZ को कि भाई मेरे लिए इतना गोल्ड चाहिए 3 महीने बाद। ना हाँ खेल यहाँ पर खेलेगा सर, ये अब हमें पता नहीं है सर, क्योंकि ये गोल्ड जो है ये इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है कि 3 महीने बाद क्या गोल्ड का दाम सेम रहेगा। हेलो 3 मंथ्स लेटर क्या गोल्ड का प्राइस जो आज चल रहा है वही रहेगा कि चेंज भी हो सकता है, वोलेटिलिटी चेंज हो सकता है मे बी, है ना। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टिपिकल बिजनेस एग्रीमेंट एंड दैट इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट। अब इसमें किसी का फायदा होगा कि कोई तो लॉस में जाएगा। एन एग्रीमेंट ऑफ दिस सॉर्ट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह का एग्रीमेंट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। अभी हम लोग बस एग्रीमेंट देखे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं देखा। अब रिजल्ट क्या क्या हो सकता है आप जरा देखिए। जब आप एज ए ट्रेडर काम करेंगे ना, आपके सामने भी सिमिलर प्रोबेबल सिचुएशंस रेडी होगा। सिमिलर प्रोबेबल सिचुएशंस आप सोच भी नहीं सकते। आप हमेशा प्रॉफिट के लिए ही नहीं रहोगे। आप जो ट्रेड एक्टिविटी स्टार्ट करोगे ना, तो वो ट्रेड एक्टिविटी आपके सामने लॉस का सिचुएशंस भी खड़ा करेगा, प्रॉफिट का सिचुएशंस भी खड़ा करेगा। बट द पॉइंट इज दैट प्रॉफिट का चांस कितना और लॉस का चांस कितना, यही मेन खेल है। अब यहाँ पर आप जरा देखिए कि यहाँ पर ये जो XYZ और ABC ज्वेलर के बीच में जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ है 3 महीने का टाइम पीरियड था एक्सपायरी का, 9 दिसंबर 2014 से 3 मंथ लेटर 9 मार्च 2015 के बीच में। अब जब जैसे ही 9 मार्च 2015 आया, ABC XYZ ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द एग्रीमेंट। अब उनको क्या है, ऑनर करना पड़ेगा, एक्सपायर आ गया है, मतलब XYZ को ABC को गोल्ड देना है और ABC बदले में पे करेगा। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ ईच पार्टी एंड अंडरस्टैंड व्हाट कंपेल्ड देम टू एंटर द एग्रीमेंट। इसके पीछे का जड़ को समझो। मतलब सवाल ये उठता है जब 9 दिसंबर 2014 को ABC और XYZ एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट बना रहा है, ABC भी XYZ के साथ बना रहा है, XYZ भी ABC के साथ बना रहा है। द क्वेश्चन इज दैट क्यों बना रहा है, इतना पहले से एग्रीमेंट करने के पीछे का क्या मानसिकता है, क्या थॉट प्रोसेस है। सिंपल थॉट प्रोसेस होगा ना सर, ABC सोच रहा होगा फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा, है ना। ABC सोच रहा है कि फ्यूचर में दाम बढ़ जाएगा तो अभी सस्ता दाम में नक्की कर लेते हैं, और XYZ सोच रहा है फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा, अभी ज्यादा चल रहा है तो प्रॉफिट करके निकाल लेते हैं। हेलो, यस और नो? यस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। ABC सोच रहा है दाम बढ़ जाएगा तभी सस्ता मिल रहा है, XYZ सोच रहा है फ्यूचर में दाम कम हो जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अभी दाम ज्यादा है बेच दो, प्रॉफिट करके निकल जाओ। लेकिन खेल ये है कि ABC सही कि XYZ सही या वक्त सही, यही तो खेल है। अब इस खेल में राजा भी बनता है भिखारी भी बनता है। सर क्या बात कर रहे हो? नहीं सर ठीक है, भिखारी तो वो बनता है जो ज्यादा ग्रेडी हो जाता है, मैं तो बस नॉर्मल बोला। सो व्हाई डू यू थिंक ABC entered into this agreement? ABC believes the price of gold would go up. नेक्स्ट 3 महीने में दाम बढ़ जाएगा, hence they would want to lock in today's market price। आज के डेट में नक्की कर लेते हैं। And ABC wants to insulate itself for an adverse increase in gold price। ABC को यही लग रहा है कि दाम फ्यूचर में एडवर्सली बढ़ जाएगा और जो उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब 2450 पर ग्राम चल रहा था
मे बी 3000 2500 2600 2700 पर ग्राम हो जाएगा, ये एबीसी का मानना है। सो इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी एग्रीइंग टू बाय द एसेट at some point in future is called a buyer of the forward contract. सिंपल एक बायर है। सिमिलरली हम लोग जब कॉल और पुट करेंगे आपको सिमिलर काइंड ऑफ समझ में आएगा। मैं भी कॉल पुट में नहीं जा रहा हूँ, बट वही चीज होगा ऑप्शंस में भी, सेम चीज, बस थोड़ा नाम अलग हो जाएगा और नाम के साथ साथ आपको और थोड़ा वेराइटीज नजर आएगा। इन दिस केस इट्स एबीसी ज्वेलर जो यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर है। Likewise, XYZ believes the price of gold would go down. 3 महीने में दाम कम हो जाएगा। ये XYZ importer का मान। Hence they want the cash on the high price of gold, which is available in market today. वही उसी में उसको कैश मिलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने आप को फ्यूचर मार्केट में सेलर बना लेगा, अपने आप को फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट में सेलर बना लेगा। नाउ 3 पॉसिबल सिनारियोस क्रिएट हो सकता है। 3 पॉसिबल सिनारियोस। पहला सिनारियो ऐसा हो सकता है प्राइस ऑफ गोल्ड गोज हायर, कि सच में गोल्ड का प्राइस 2450 पर ग्राम से 2700 पर ग्राम में पहुंच गया। अगर ऐसा होता है तो एबीसी तो काम से गयो। एबीसी ज्वेलर व्यू ऑन गोल्ड प्राइस हैज कम ट्रू, सॉरी एबीसी सही हो गया, एबीसी फायदा में हो गया सर, क्योंकि फ्यूचर में दाम बढ़ गया, लेकिन उसने तो पहले से ही नक्की करके रखा है 2450 पे, तो जितने का एक्स्ट्रा उन्होंने पहले ही ले लिया वो बेनिफिट है। At the time of agreement, the deal was valued at 3.67 crore, but now the increase in gold price, the deal is valued 4.05 crore. And as per the agreement, ABC Jewelers is entitled to buy gold from XYZ at a price they have previously agreed, that is 2450. मतलब ABC को अभी और 2700 पर ग्राम में डील नहीं करना है, वो तो 2450 में डील कर चुका है, तो ये ABC को फायदा है। ABC का फायदा पर XYZ को लॉस। अब फाइनेंशियल इंपैक्ट जरा देखिए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। बाई गोल्ड फ्रॉम XYZ डीलर 2450 पर ग्राम, और उसमें ABC सेव्स 38 लाख। कैसे मिला 38 लाख? 4.05 करोड़ आज के डेट में हो रहा है, लेकिन उसने 3.67 करोड़ का डील कर चुका है, तो 38 लाख उनका सेव हो गया बाई वर्च्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट। मतलब ये जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था उसमें उनका 38 लाख का सेविंग हो गया। XYZ वहां पर उल्टा साइड में फाइनेंशियल लॉस कर जाएगा 38 लाख का, क्योंकि पॉकेट से तो XYZ को 4.05 करोड़ ही निकलना पड़ेगा ना, मतलब मार्केट से, तो ऑब्लिगेटेड टू सेल गोल्ड टू ABC 2450, लेकिन उसका मार्केट प्राइस ज्यादा पड़ा है और यही लॉस उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये सेलर के तौर पे XYZ को लॉस है, बट बायर के तौर पे ABC को फायदा है। सिंपल लेवल में, ये सिंपल लेवल में। अब इसका और भी आपको इंप्रूवाइजेशन मिलेगा जब हम लोग ऑप्शंस में आ जाएंगे ना। अब देखेंगे कि कितना सारा वैरायटीज आपके सामने अवेलेबल हो रहा है। अच्छा, सेकेंड सिनारियो, द प्राइस ऑफ गोल्ड गोज डाउन, अगर दाम गिर जाता है। अब इसमें किसको फायदा सर? ABC XYZ को फायदा। XYZ कितने का प्रॉफिट कर लेगा? 3.075 करोड़ माइनस 3.67 करोड़, मतलब एक्चुअल में उसको इतना मिलना था, और उसके जगह 3.075 करोड़ उनको एक्चुअल में उनका खर्चा होगा। तो XYZ 59 लाख का प्रॉफिट करेगा और ABC को उतना ही लॉस भरना पड़ेगा। ये हो गया सेकेंड सिनारियो। एंड देयर इज अ थर्ड सिनारियो कि दाम जहां पर था वहीं पर रह गया। थर्ड सिनारियो वही होगा ना, दाम जहां था वहीं पर रह गया। तो अगर थर्ड सिनारियो में the price of gold stays the same if on 9th March 2015 the price is same as on 9th December 2013, then neither ABC nor XYZ would benefit from the agreement. तो बेसिकली ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड बस टाइम वेस्ट था और कुछ नहीं दोनों के लिए। मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों गेन करना चाह रहा था वो दोनों को नहीं मिला। तो बेसिकली ये हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ, बायर के लिए भी सेलर के लिए भी। तो ये 3 प्रोबेबल सिनेरियो आपके सामने आ गया सर, 3 प्रोबेबल सिनेरियो। अब ये 3 प्रोबेबल सिनेरियो को अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए, ठीक जैसे ऑप्शंस में भी आपको ऐसे ही दिखाएंगे,
ये देखिए इम्पैक्ट ऑन गोल्ड प्राइस ऑन एबीसी। तो पहले सिचुएशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, इधर एक लॉस का सिचुएशन है और बीच में ब्रेक इवन सिचुएशन है। ठीक है, एबीसी के केस में एबीसी एक बार प्रॉफिट किया, जैसे जैसे दाम 2450 से, देखिए सर सिंपल है इसको आप इसको निफ्टी के साथ भी सोच सकते हैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के साथ भी सोच सकते हैं। ये आपका जीरो लेवल है, मतलब स्ट्राइक लेवल है। स्ट्राइक से आपका जो भी सोच था, जो आइडेंटिफिकेशन था, आपका आइडेंटिफिकेशन था, जैसे कि एबीसी का आइडेंटिफिकेशन था, आप गोल्ड को स्टॉक समझिए, आप गोल्ड को स्टॉक समझिए। अगर आपको गोल्ड से दिक्कत है, किसी को अगर मन में चल रहा है क्या गोल्ड चल रहा है, हम लोग तो स्टॉक कर रहे हैं, अरे आप गोल्ड को कंपनी का प्राइस समझिए ना, रिलायंस समझ लीजिए, वैसा ही दाम चलता है रिलायंस का 2450 समथिंग। अगर आप गोल्ड को रिलायंस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। आपने 2450 में डील कर लिया था और आपको लग रहा था एज एन एबीसी कि दाम रिलायंस का बढ़ेगा, तो अगर रिलायंस का दाम बढ़ता है तो आपने जिस दाम पे नक्की किया आप फायदे में आ गए। और लेकिन अगर गिर गया, अगर 2450 से नीचे चला जाता है, लाइक 2350, 2250, 2150, 2050, तो आप लॉस में चले जाओगे। तो पूरा ये खेल जो है आइडेंटिफिकेशन का है, आपका सोच एज ए बायर और एज ए सेलर, मार्केट में प्रॉफिट करेंगे कि लॉस करेंगे, ये पूरा खेल जो है ना, ये आइडेंटिफिकेशन का है, प्रेडिक्शन का है। तो आप कितना अच्छा प्रेडिक्टर बनते हो आपके मार्केट नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके मार्केट नॉलेज पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं। आप बोलो ना एबीसी फायदे में रहेगा कि XYZ फायदे में रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कोई और चीज है? अगर है तो बताइए। ठीक, जैसे हम लोग मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, तो बचपन में मैं भी कभी कभी बाजार चला जाता था, कभी कभी, नॉर्मली नहीं, कभी कभी। पापा बोलते थे क्या इतना बड़ा लड़का हो गया, कभी बाजार तो जाया कर। तो हम जाते थे और मार्केट से घुसते ही जो भी सब्जी वाला मिलता था उनसे, किसी से जो मिलता था ले लेते थे, दाम दर उतना करते नहीं थे, और लेके घर आ जाते थे और सोचते थे क्या तीर मार लिया, बहुत सारा सब्जी लाया। सेम सेम चीज पापा भी लाते थे, बट क्वालिटी भी क्या था, स्वाद भी मिलता था, और दाम में भी पापा से मैं देखता था, पापा सस्ता में लाया, मैं तो महंगा में लाया। तो बेसिकली पापा हमसे कहाँ जीत गए? मार्केट नॉलेज में जीत गए। मार्केट नॉलेज, सब्जी का नॉलेज। सब्जी क्या है? अंडरलाइन। सब्जी क्या है सर? सब्जी इज द अंडरलाइन। और मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली यही है। सब्जी मार्केट में फायदा होना जो नॉलेज जरूरत होता है, स्टॉक मार्केट में फायदा होना भी सेम नॉलेज जरूरत होता है, बस पैरामीटर थोड़ा बड़ा है, पैरामीटर थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। अब आप स्टॉक मार्केट को एक सब्जी मार्केट की तरह सोच पाओगे कि नहीं पाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस हिसाब से मार्केट को एक सब्जी मार्केट बना देते हो कि नहीं बना। जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, मार्केट में भी 50 तरह का सब्जी है, अलग अलग सब्जी का मार्केट भाव है, निफ्टी 50 में भी अलग अलग कंपनी का भाव है। हाँ या ना बताइए। अगर मार्केट में मैक्सिमम सब्जी का दाम बढ़ता है तो मार्केट में सब्जी का दाम हाई होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं मार्केट बहुत हाई है। अगर मार्केट में मैक्सिमम सब्जी का दाम कम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट काफी सस्ता जा रहा है। और कुछ सब्जी का दाम ज्यादा, कुछ सब्जी का दाम कम, मिक्सड अप करके है, तो हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज है, मतलब मार्केट ठीक ठाक है, ना ज्यादा ना कम। हमें राइट और रॉन्ग सर आप बता दीजिए मेरे, मतलब शायद आपको अच्छा नहीं लगे कि सर कहाँ स्टॉक मार्केट का स्वैग है और कहाँ सब्जी मार्केट का पातीपन। हेलो, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ वेजिटेबल मार्केट, इट्स जस्ट लाइक दैट, और कुछ नहीं है।
सर अगर और कुछ नहीं है तो फिर इतना सारा लगता है क्यों? सर वो समझ जाएंगे धीरे धीरे। आगे देखिए, तो ये आप समझ गए। एक्स वाई जेड का देखिए, एक्स वाई जेड का प्रॉफिट ग्राफ देखिए। ग्राफ में कुछ नहीं है, ये जो हम लोग अलग अलग ग्राफ देखते हैं, जैसे अभी स्ट्रेटेजी बिल्डर में भी ग्राफ देख रहे थे, आपको जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझा रहा था वहां पर भी आपको ग्राफ नजर आ रहा था। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका प्रॉफिटेबल एरिया है, ये आपका प्रॉफिटेबल एरिया है, ये आपका लॉस का एरिया है, और ये बीच में रहेंगे तो लटकते रहेंगे। साइडवेज मार्केट है, ब्रेक इवन पॉइंट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। ग्राफ में कुछ नहीं है। मार्केट में जो लोग रेगुलर बेसिस में ट्रेड करते हैं वो ग्राफ खोल के देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। यस, करना चाहिए एनालिसिस। ग्राफ को देख के सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल बात है, आपका पोटेंशियल मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक्स वाई जेड का प्रॉफिट कहाँ है? 2450 से मार्केट अगर नीचे की तरफ है तो एक्स वाई जेड फायदे में, और 2450 से मार्केट जितना आगे जाएगा एक्स वाई जेड लॉस में, एक्स वाई जेड लॉस में। तो ये है सिंपल। अब सेटलमेंट कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। ये सिंपल सेटलमेंट बता रहा हूँ, आगे आगे आपको सेबी मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में जो सेटलमेंट करते हैं वो भी सिखा देंगे। एनआईएसएम में एक चैप्टर है, एनआईएसएम के अंदर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक चैप्टर मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल सिंपल सेटलमेंट प्रोसेस समझ लो कैसे होता है। Assume that 9th March 2015 the price of gold is 2700 per gram. Clearly, as we have just understood, 2700 per gram ABC Jewelers stands to benefit from the agreement. And at the time of agreement, 15 kg gold was worth 3.67 crore. However, 9th March अगर दाम बढ़ जाता है तो वैल्यू हो गया 4.05 crore. Assuming at the end of 3 months, that is 9th March 2015, both parties honor the contract. दोनों को contract को honor करना पड़ेगा. And here are two options available to them for settling the agreement. एक होता है फिजिकल सेटलमेंट, एक होता है कैश सेटलमेंट। फिजिकल में क्या होगा, तुम हमें 15 kg गोल्ड दे दो, हम तुम्हें 4.05 करोड़ पे कर देते हैं, और द सेम एबीसी ऑन रिसीप्ट ऑफ 3.67 करोड़, दिस इज कॉल्ड फिजिकल सेटलमेंट। 15 kg गोल्ड के बदले ओपन मार्केट में 4 करोड़ दे दो, फिजिकल सेटलमेंट हो जाएगा। जो लोग गोल्ड का डीलर होते हैं वो लोग फिजिकल में भी काम करते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है, जिनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है भाव का चेंजेस पे, वो कैश डिफरेंस पे काम कर देगा। उनको ओरिजिनल गोल्ड देने का भी जरूरत नहीं है और 4-5 करोड़ भी देने का जरूरत नहीं है। वो एग्रीमेंट बनाया था जैसे कि ऑनलाइन में आजकल जो चलता है ट्रेडिंग सिस्टम, वो बस कैश डिफरेंस होता है उनके बीच में। मतलब यहाँ पर सिंपल बात है, जो लॉस खाया वो अपने पॉकेट से 38 लाख, जिनको प्रॉफिट हुआ उनको दे देगा। एक का अकाउंट डेबिट होगा, दूसरे का अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब एबीसी का अकाउंट अगर डेबिट होता है तो 38 लाख का प्रॉफिट एबीसी को हुआ था, तो एक्स वाई जेड के अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, एबीसी के अकाउंट में 38 लाख आ जाएगा। सिर्फ कैश सेटलमेंट कर दे। अब आपके मन में चल रहा है सर ये तो सिंपल है। हाँ सर, इतना ही सिंपल है, पर थोड़ा तौर तरीका है, आगे आगे चर्चा करेंगे। व्हाट अबाउट द रिस्क? सर इसमें 3-4 तरह का रिस्क होता है। अब ये 4 रिस्क आप समझ जाओ तो आपको आगे बहुत हेल्प होगा। यही आज का लास्ट डिस्कशन है। मार्केट में मेनली 4 तरह का रिस्क नजर आता है। वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, अनदर इज कॉल्ड डिफॉल्ट और काउंटर पार्टी रिस्क। ध्यान से सुनना बात को, लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट और काउंटर पार्टी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड रिजिडिटी। नाउ व्हाट इज दिस थिंग्स? मार्केट में रिस्क किस चीज का? सर हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लिए थे, एक एबीसी और हमारा एक एक्स वाई जेड, who has an exact opposite view। अब ऐसे तो होना चाहिए ना, मार्केट में आपको 2 ऑपोजिट व्यू वाला लोग होंगे तभी ना मार्केट होंगे। हेलो, अच्छा बिना ऑपोजिट व्यू का मार्केट हो सकता है? मतलब एक सेलर बनेगा तो दूसरा बायर बनेगा, एक सेलर बनेगा तो दूसरा बायर बनेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अगर ऑपोजिट व्यू नहीं होगा तो मार्केट कैसे? सारा का सारा लोग अगर सेम सिचुएशन सोचना चालू कर दे, सब बोलेगा हम बेचेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। सब बोलेगा कि हम खरीदेंगे,
कोई बेचेगा नहीं, तो कैसे चलेगा? अब आपके मन में चल रहा है सर तो फिर मार्केट ऐसे कैसे होता है कि कोई बेचने वाला मिल जाए, कोई खरीदने वाला मिल जाए? सर मार्केट है, ऑपोजिट ओपिनियन तभी तो मार्केट बनाता है। इसीलिए कुछ लोग सब्जी बेचने पहुंचते हैं तो कुछ लोग सब्जी खरीदने, हेंस दे इजीली स्ट्राइक अ डील, तो हो जाता है। इन रियल वर्ल्ड दिस इज नॉट सो इजी। इन रियल लाइफ सिचुएशन द पार्टीज वुड अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड डिस्कस देयर इंटेंशन। रियल लाइफ में पार्टी ढूंढना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना पड़ता है एंड इन्वेस्टमेंट बैंक स्काउट करते हैं और पार्टी ढूंढते हैं ऑपोजिट व्यू वाला। ठीक जैसे नो फिकर बेच क्विकर। क्विकर क्या करता है? किसी को बाइक सेल करना है क्विकर के थ्रू से, तो क्विकर आपको बायर ढूंढ के देगा, ऐसा है ना? तो इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह जो ब्रोकर वगैरह है वो बदले में एक फी लेता है। ठीक जैसे हम लोग आज के डेट में ब्रोकर के थ्रू से ही तो काम करते हैं। हम बायर बनना चाहते हैं तो कोई सेलर है तो ब्रोकर हमें बायर के साथ सेलर के साथ मैच करा के देगा, और क्या। अगर हम बाई करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस में, पुट लेना चाहे या कॉल लेना चाहे, है ना, कॉल बाई करना चाहे, तो हमें जस्ट ऑपोजिट व्यू को मिला देगा। वही है ब्रोकर का काम, बदले में फी ले लेता है। इसलिए जो ब्रोकिंग फार्म होते हैं वो उसी से कमाता है। डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, ये रिस्क है। Assume the gold price have reached 2700 at the end of 3 months. ABC would feel proud about financial decision they have taken 3 months ago. ABC को बड़ा खुशी है कि मैंने जो सोचा वो हो गया। They are expecting XYZ to pay out. But what if XYZ default? अगर XYZ पे नहीं कर पाया तो? इसी डर के लिए रियल मार्केट में मार्जिन जमा ले लिया जाता है। बताऊंगा आगे स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्जिन क्यों लिया जाता है, मार्जिन का कैलकुलेशंस क्या होता है, ऑप्शंस में बताऊंगा सर। रियल सिचुएशंस में वो होता है, मतलब ई वाला रिस्क रियल सिचुएशंस में ऑप्शन मार्केट में नक्की कर दिया गया, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। बट जब सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट होता था तो ये मार्जिन को लेके बड़ा चिंता होता था, क्योंकि अगर बाई चांस ऑपोजिट पार्टी फेलियर हो जाए तो क्या होगा, तो फिर हमारा इतना देर का परिश्रम बेकार हो जाएगा। किसका? मतलब जो भी एग्रीमेंट में जीता है। ठीक जैसे हमारे केस में एबीसी। लेकिन ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन आप जड़ को समझो कि क्यों आपसे मार्जिन लेके, आपका मार्जिन को ब्लॉक करके क्यों ट्रेड होता है, जड़ को समझो। जो लोग ट्रेड ऑलरेडी करना चालू कर दिए मार्केट में, दे कैन इजीली कनेक्ट। जो नहीं किया वो जब स्टार्ट कर देगा तब समझ जाएगा। रेगुलेटरी रिस्क, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट विद द पार्टीज एंड देयर इज नो रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन सर मजा का बात यह है, खुशी का बात यह है कि हमारे पास सेबी है। जैसे बच्चन साहब बोला ना शशि कपूर को, तुम्हारे पास कौन है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। तुम बोलता है मेरे पास माँ है, शशि कपूर बोलता है। तो ऐसा ही आज के डेट में फॉरवर्ड मार्केट बोलता है हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो ऑप्शंस मार्केट या फ्यूचर मार्केट बोलता है कि हमारे पास सेबी है, तुम्हारे पास क्या है। तो जो भी हो, रेगुलेटरी रिस्क में सेबी आ गया है तो बहुत सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है। रिजिडिटी, मतलब क्या है ना, अगर सेबी ना होता तो इतना सारा लोग भरोसा के साथ मार्केट में ना आता। सिंपल बात है। रेगुलेटरी रिस्क यही है कि आप मार्केट में डरते हैं। इतना सारा कुछ होने के बाद भी आज भी भारत के 140 करोड़ आबादी में हार्डली 3 से 4% लोग एक्टिवली ट्रेड करता है। अगर मैं आपको रियल एनालिसिस दूं, ये 3-4% में 80%, मतलब अगर टोटल 140 करोड़ में 3% मतलब कितना लोग हो जाएगा? जोर से जोर 5 करोड़ लोग। आउट ऑफ 5 करोड़ सिर्फ 80% मुंबईयन है। Out of 5 crore trader or investor in the active investor in the market, 80% is मुंबईकर। सर इतना बड़ा भारत में मुंबई में ही सब लोग करते हैं सर? हाँ सर। हार्डली 15% अहमदाबादी, 10 to 15% अहमदाबादियन। तो 80 में से 15 चला गया, बाकी 5% में से 2% कोलकाता, 2% बैंगलोर, 2% चेन्नई, ये मिला जुला के, और बाकी सब शहर मिला के हार्डली, अब दिल्ली भी है, दिल्ली 3-4% होल्ड करता है। ये है भारत का करंट मार्केट।
इतना रेगुलेटरी सिचुएशंस बनाने के बाद भी लोगों को डर है, बिकॉज रेगुलेटरी प्रॉब्लम तो भारत सरकार ने सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है नॉलेज वाइज फाइनेंशियल एक्सपोजर अभी भी कम है। फाइनेंशियल नॉलेज वाइज जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। वो जब तक बिल्डअप नहीं होगा मार्केट में वो दम अभी नजर आना समय लगे। ये हम सबका काम है सर, हम लोगों को नॉलेजेबल बनाए, जेन्युइन नॉलेज, तो 2-4 वीडियो का नॉलेज नहीं सर, हार्डकोर नॉलेज। वो हो जाए ना, फिर मार्केट में सब कोई आएगा और पेशेंस के साथ रहेगा। रिजिडिटी क्या है? बोथ ABC and XYZ entered into this agreement on 9 December 2014 with a certain view on gold. However, what would happen if their view would strongly change when they are halfway through the agreement? मानो कि आधा एग्रीमेंट के बाद दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। सर फॉरवर्ड मार्केट आपको चेंज का मौका नहीं देगा, जो है वो है। लेकिन रियल सिचुएशंस में आज के डेट में ऑप्शन मार्केट या फ्यूचर मार्केट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हो, इवन आप ट्रेड छोड़ के भी जा सकते हो। सच में क्या? हाँ सच में। आप बीच वे में छोड़ के जा सकते हो ट्रेड को, जो एग्रीमेंट तुमने बनाया उसको तुम छोड़ के जा सकते हो। हाँ लॉस हो सकता है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली बीच वे में जाओगे लॉस तो कुछ होगा, लेकिन चेंज कर सकते हो, चेंज का मौका है। लेकिन फॉरवर्ड एग्रीमेंट में ये सब मौका आपको नहीं मिलता। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैव फ्यू डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड है, बट यही तो जड़ है। Hence, future contract were designed to reduce the risk of forward contract. Not just future, there is option also. तो उसमें क्या हुआ, जो भी ये सब प्रॉब्लम है, जो रिस्क है, ये सब रिस्क को क्या कर दिया गया? शॉर्ट आउट कर दिया गया, और मार्केट पहले से काफी कॉन्फिडेंस के साथ बायर सेलर जुगाड़ कर लेते हैं और ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर बात करूंगा और फ्यूचर के ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करूंगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या सोचना चाहिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है और रियल में कैसे फ्यूचर डील होता है वो बताऊंगा। फिर जैसे फ्यूचर का आइडिया आपको मिल जाएगा, फिर मैं ऑप्शंस में, ज्यादा बात ऑप्शंस में ही करना है, ऑप्शंस में ही पूरा मतलब निचोड़ देना है पसीना खून। लेकिन ऑप्शंस में पहुंचने से पहले जो जरूरी चीजें हैं फ्यूचर रिलेटेड थोड़ा बता के फिर ऑप्शंस पे जाएंगे। सर आज इतना ही, मैंने बहुत देर तक आप लोगों का এটা माथा কবে खा কবে दिया। কবে কবে হবে দাদা ক্লাসটা? ये वीक में टोटल 4 लेक्चर रहेगा आपका। एक दिन टेक्निकल होगा और 2 से 3 दिन आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। नॉर्मली अभी भी मैं डेट फाइनलाइज अभी तक नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली मंडे को छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लगातार, ठीक है, 9:30 to 11। টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, মানে বিশ্বে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র পরপর 4 দিন। পরপর 4 দিন। আচ্ছা, এই সেম টাইমিং তো? সেম টাইম। আচ্ছা, বলছি দাদা আমি এই ক্লাস শেষ হলে ফোন করতে পারি আপনাকে একটু, কোন সময় ফ্রি থাকবেন? দুপুরবেলার দিকে করো না। 3টের পরে? হ্যাঁ 3টের পরে করো। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया आज का क्लास। जैसे जैसे आगे हाँ कुछ अगर बोलो बोल रहे थे एक बार आज का सिर्फ मार्केट का ओवरव्यू एक बार दीजिए ना। मार्केट का ओवरव्यू मतलब मैं स्टार्टिंग में तो मार्केट ही बोल रहा था, मतलब क्या स्पेसिफिक सुनना चाहते हैं कुछ? मैंने आज क्या हो सकता है ये कहने का मतलब है। आज क्या हो सकता है मतलब आज के बारे में क्या हो सकता है? अब इसके बारे में क्या बोलूं, आज के बारे में मतलब आज का मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये आप लोग मार्केट में अगर आप अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो। मतलब ऐसे देखिए, मतलब अचानक से इस तरह से बोलने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मार्केट एक प्रोसेस है। फिर भी किया था। हाँ बोलिए। मैं सुबह में एक कॉल शॉट किया था और उसमें प्रॉफिट लेकर ही निकला हूँ। अच्छा मतलब क्या बोलते हैं आज का दिन कैसा क्या रह सकता है, आपका एक अंदाज? मैंने ऐसा अभी तक एनालिसिस लास्ट कुछ दिनों से ना मैं किया नहीं, मतलब एक्चुअली आज को बताने के लिए थोड़ा सा पिछला ट्रेंड को थोड़ा सा करना चाहिए, और क्योंकि लास्ट 8-10 दिन से मैं थोड़ा सा मार्केट से बाहर ही था,
तो भी आज का क्लास लेके, सच बोलूं तो मैं आज का क्लास लेके ही आप लोगों के साथ, मार्केट के साथ बहुत दिन बाद एट पर हुआ। मैं तो निफ्टी कहाँ चल रहा था उसका भी मुझे पता नहीं था, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मैं कुछ खबर नहीं रख रहा था। बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बोलना इतना आसान तो है नहीं, बट फिर भी देखिए चांसेस मुझे, अगर मैं डे वाइज कैंडल को देख के मुझे जितना लग रहा है, मार्केट साइडवेज रहेगा। मतलब ना बहुत ज्यादा आप जाएगा, क्योंकि एक तो स्पिनिंग टॉप और दोजी जैसा कॉन्सेप्ट फॉर्म किया है। तो मार्केट में चांसेस है कि अगले कुछ दिनों में कुछ आपको चेंजेस नजर आ सकता है, क्योंकि मैंने डे कैंडल यूज किया यहाँ पर। ये जो कैंडल है ये डे वाइज का कैंडल है। तो अगर अपकमिंग 2-3 दिन का या एक हफ्ता का बात करूं, तो मार्केट यहाँ पर आपको दोजी या फिर स्पिनिंग टॉप जैसे कुछ बना रहा है। तो ये पॉजिटिव दोजी है। दोजी या स्पिनिंग टॉप में ना कलर मायने नहीं रखता, लेकिन इतना है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटीज है। इसका मतलब है कि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट को खुद नहीं पता कि अभी किधर जाना है। चाहिए बस कुछ पॉजिटिव स्पिरिट या नेगेटिव स्पिरिट। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव नजर आएगा अगले 1-2 दिन में, ठीक है, अगर कुछ भी खबर मार्केट रिलेटेड, निफ्टी 50 रिलेटेड, एनी बिग कंपनी, जैसे कुछ दिन पहले जैसे अदानी में प्रॉब्लम था, अगर आप लोग अदानी को सुने हो, तो अदानी का जब तक प्रॉब्लम था मार्केट में आपको नेगेटिविटी नजर आया था, है ना। सिमिलरली अगर मार्केट में कोई ऐसे पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट अप हो जाएगा, चांसेस है। बट मुझे लगता है कि अगला कुछ दिन साइडवेज जाने का चांसेस है। दो मैंने ज्यादा डिटेल्स ट्रेंड एनालिसिस लास्ट 1-2 हफ्ता का किया नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला कुछ दिन मार्केट इसी रेंज में घुमा फिरा करेगा, मतलब यही 18,000 से 18,200 के बीच में। ये मेरा करंट सिचुएशन, मैं, आपने पूछा इसलिए मैंने बोला, बट क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया, एक सर्टेन एनालिसिस मैंने दिया। ओके दादा, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही है, टाटा। चौथा हो जाएगा ऐसे तो। है सर। इंकी, ओके, हाँ इंकी बोलो। हाँ बाय सर, बाय, टाटा। यस यस, बड़ा स्टूडेंट, बाय सर, बाय। राक्षी सर। ओके আর রাখছি দাদা। ओके सुमित, टाटा। স্যার অফ হলাম তাহলে। হ্যাঁ, পারতো, বাই।